सुप्रीम महंगा एक्सप्लेनर में वेलकम। मेरी 9 खूबसूरत मास्टर हैं। पहली मास्टर लिन सुई जादुई अदा से दिल ट्रेन करती हैं। दूसरी मास्टर झाओ नानचू चाबुक चलाने में माहिर। आज दोनों मुझ पर डेविल ट्रेनिंग करेंगी। मुझे डोंगलिंग जाना है पर कल्टीवेशन नहीं बढ़ रही। झाओ नानचू ने कहा, ड्रैगन गॉड आर्ट तोड़ने का एक आखिरी रास्ता है, वो है अनोखा रास्ता। मैं जोश से चिल्लाया, पहली मास्टर जल्दी आओ वरना आपका शुआन ही नपुंसक बन जाएगा। लिन सुई बोली, चिल्लाओ मत। क्या दूसरी मास्टर सच में तुम्हारा कुछ बिगाड़ देंगी? पहले देखो वो अंग चलता है या नहीं। पर 8 ना भी टूटे तो मेरी ताकत से कोई नहीं धमका सकता। और 9वीं मास्टर डोंगलिंग में है। मैं चौंका, 9वीं मास्टर भी डोंगलिंग में है? मुझे सिर्फ पहली दूसरी मास्टर दिखी थी, बाकी सातों भी हसीनाओं की हसीना है। 9वीं मास्टर कारोबार की रानी है, लड़ाई नहीं जानती। उनसे पहले मुझे डोंगलिंग के गांव परिवार जाना है। झाओ नानचू ने चाबुक खोला और बताया कि उन्होंने उस घर के मुखिया की जान बचाई और बूढ़े गांव ने पोती से सगाई का वादा किया। लड़की अच्छी निकली तो उसे धोखा मत देना। मैं खुश हुआ, मुझे भी प्यार मिलेगा। मेरी मुस्कान देख झाओ नानचू चिड़ी, कितना बेशर्म है। ज्यादा खुश मत हो, आर्ट की पहली परत से पहले संबंध बनाया तो बॉडी फटकर मर जाऊंगा। बताओ किसे चुनोगे? मैं सकते में आया। झाओ नानचू ने 5 उंगलियां दिखाई। गलत जवाब दिया तो अंजाम बुरा होगा। फिर उन्होंने छाती से लाल गोली निकाली जो चटक कर चमकने लगी। गिनती 1 पर तालाब में मशरूम जैसा धमाका हुआ। एक दिन मैंने सामान बांधा और टाइपिंग गांव छोड़ दिया। पहली दूसरी मास्टर, मेरा इंतजार करना। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, शहर की लड़कियों, तुम्हारा चेन शुआन आ रहा है। उधर जाओ नानचू बोली, दीदी दिल नहीं मान रहा तो उसे मत जाने दो। लिन सुई ने बाल झटके, मत भूलो उसकी किस्मत। पता नहीं हम 9 बहनों ने क्या पाप किया कि सब इसी लड़के का होना है। शेर पिंजरे से निकला, तूफान आएगा, पहले खबर शेंदू भेजो। नजारा बदला। रफ्तार दौड़ती ट्रेन में मैं गाना गुनगुना रहा था। सोचा काश किसी लड़की से मुलाकात हो और सामने से खूबसूरत लड़की आई। जो सोचा वही हुआ। उसने लिपस्टिक घुमाई और मासूम शक्ल के पीछे छिपा फिगर सामने आया। मैं उसमें डूब ही रहा था कि लड़की को गड़बड़ लगी। पीछे एक काले कपड़े वाला उसे घूर रहा था। फिर उसने मुझे देखा और चिल्लाई, बदमाश क्या चाहते हो? मुझ पर उंगली उठाकर बोली, पुलिस यहाँ बदमाश है। मैं समझाने उठा कि उसके गाल के पास से चमक छनी। काले कपड़े वाले ने पिस्तौल निकाली और मैं लड़की की चाल समझ गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, बस 2 बार देखा तो बदमाश बन गया। फिर उसे आगे कर लिया। कान में कहा, ये मामला मैं संभाल लूंगा। फिर मैंने काले कपड़े वाले के सीने पर लात मारी। लड़की की आंखें फट गईं। उसने कहा, संभलो, ये अकेला नहीं। तभी पीछे से 2 अजीब हंसियां आईं। सच में जियांग परिवार की बड़ी बिटिया हो, छिपने पर भी मिल गईं। गंजे ने शॉटगन उठाई। जियांग मिस, चलो मैं पूरा शरीर छोड़ दूंगा। लड़की बेबस थी, तभी मैंने बंदूक की नली पकड़ ली। भाई तुम सिक्योरिटी चेक से गुजरे ही नहीं। मेरी बात से गंजा भड़का और ट्रिगर दबाया, पर अगले पल नली फट गई। बॉस को हारते देख 2 नौकर मुझ पर टूट पड़े। मैंने मान बैक की, एले ओबी छातियो दसो पी अबार तोटी सबबाजी बाबले बरकर कति अचकूत पजिलो बैरिले गिनेस देसदा गोरते माइक लाइती गाता शिबी तगत मदद कई भी सिगोता गोकर। बड़े मर्द मिलकर एक लड़की को सता रहे हो? तभी गंजे ने दूसरी पिस्तौल निकाली और ट्रिगर दबाया। मैंने लड़की को पीछे किया और एक हाथ से नीली ढाल बनाई जिसने गोलियां रोक ली। बस इतनी औकात है। कहते ही मैंने हथेली आगे बढ़ाई। गंजे की टोली चीखने लगी। मैंने शर्माई लड़की को देखा, कुछ और कहना चाहता था कि डिब्बे में अलार्म बजा। कई बॉडीगार्ड दौड़कर आए, मुझे धकेल कर अलग किया और लड़की का हाल पूछा। इतने बॉडीगार्ड देख मैंने सांस छोड़ी। सोचा सुंदरी मिल जाएगी, पर कुछ नहीं होना। लड़की ने मुझे उतरते देख लिया और भागकर बाहर आई, पर मैं भीड़ में खो चुका था। उसने फोन लगाया, दादा मेरे लिए एक आदमी ढूंढिए। उधर गांव परिवार के बंगले में मुखिया की 80वीं सालगिरह थी। मैंने बाहर लिखा गांव देखा और हंस पड़ा। मेरा भावी ससुर इतना अमीर। गांव मिस, तुम्हारा चेन शुआन आ गया। तभी एंकर बोला, हम याके हम भी बाव हम की दिक्सी दीरा करनला हम एरेती जेके हम ती सने के मामी वो ये पनी के अभी आपको है कि घर से मोहन ही दोने ना हम दीरे पले होगे सा कभी होते तो है नहीं सा नहीं हर इवेंट मांगे तभी साला ना को आगे। कोई जेट दे रहा था, कोई बुद्ध की मूर्ति। मैंने बैग से अखबार में लिपटी चाय निकाली। पहली मास्टर की चाय बहुत कीमती है। मैंने कहा, टाइपिंग गांव का चेन शुआन आधा किलो चाय। भीड़ में ठहाके पड़े, ये भीख मांगने आया क्या? शोर सुनकर गांव मास्टर का ध्यान गया। बेटा गांव वेन बांग चिढ़ा, कहाँ का गवार इज्जत घटाने आया। बगल के जवान भी मुंह बनाने लगे। और पीले बालों वाली लड़की मेरी मंगेतर गांव याओ है। मैं चाय लेकर आंगन में गया। थोड़ा तोहफा है, कबूल करें। तुम मुझे नहीं जानते, गांव परिवार ने तुम्हें बुलाया भी नहीं। मैंने कहा, मेरी मास्टर लिन सुई ने भेजा है। गांव वेनबांग ने चाय पटक दी। फटी चाय लेकर रिश्ता जोड़ने आया, भाग जा। मैंने गांव मास्टर की तरफ देखा। आप मरने वाले थे, मेरी मास्टर ने 3 दिन में आपकी जान बचाई और दवा भी दी। आज ऐसे बदला देते हैं? गांव मास्टर ने कहा, तो कहीं बैठ जाओ। मेहमानों में कानाफूसी बढ़ी। मैंने बेइज्जती समझ ली, पर पहले सगाई तय करनी थी। गांव मास्टर, आज एक और काम से आया हूँ। आपने शायद सालों पहले का वादा नहीं भुलाया होगा। सबकी नजरें गांव याओ पर गईं। गांव वेनबांग चिल्लाया, मेरी बेटी से शादी का हक किसने दिया? वादा आपसे मेरी मास्टर ने किया था। गाओ मास्टर क्या कहते हैं? बोले, पहले ऐसी बात थी पर बहुत कुछ बदल गया। गाओ याओ बोली, ऐसा रिश्ता होता भी तो मैं मानती नहीं। बस एक बीमारी ठीक की और सगाई मांगने आ गया। मैंने सोचा कहीं ये मेरी मंगेतर तो नहीं। गाओ मास्टर, मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। गाओ मास्टर ने हंसकर कहा, वो बस मजाक था। याओ, इसे 10 लाख का चेक दे।
गाओ याओ ने चेक जमीन पर फेंका, उठा और अपनी सस्ती मास्टर संग भाग जा। हंसी के बीच मेरा चेहरा काला पड़ा। मैंने अपना सामान उतारा और दायां पैर उठाया। मेरी मास्टर को उस दिन रहम नहीं दिखाना चाहिए था। कहते ही मैंने पैर पटका, जमीन फट गई। 10 लाख और सगाई, किसी की परवाह नहीं। तुम्हारा गांव परिवार एहसान भूला, नीच दिखाया। कहते ही मैंने चेक फेंका, जो बूढ़े के कान पास से निकलकर दीवार से टकराया। अब गांव मास्टर मेरी टांगे तुड़वाना चाहता था। कई बॉडीगार्ड मुझ पर झपटे। गांव परिवार की बड़ी अकड़ है। तभी एक बूढ़ा और लड़की आए। ये डोंगलिंग के सबसे बड़े जियांग परिवार के जियांग शियाओतांग और पोती वुशवांग हैं। वुशवांग ने कहा, पहले सगाई तोड़ी, अब जुल्म। गांव परिवार तुम्हारा खेल खत्म। जियांग मास्टर के आने से गांव मास्टर के पसीने छूट गए। सब हैरान थे कि जियांग मास्टर ने गांव मास्टर को देखा तक नहीं, सीधे मेरे पास आकर झुके। जियांग शियाओतांग, आपके एहसान का शुक्रिया, देर से आया। गांव परिवार हक्के बक्के रह गया। ये गरीब लड़का डोंगलिंग के बड़े जियांग मास्टर को झुका रहा है। वुशवांग को देखकर जियांग मास्टर ने गांव का मुंह तोड़ने की ठानी। कहा, गांव से सगाई टूट गई तो हमारी वुशवांग का सोचो, हम 10 करोड़ देने को तैयार हैं। सब डर से चुप हो गए। जियांग की इकलौती बेटी यानी मुझे अगला वारिस बनाना चाहते हैं। गांव परिवार की सांसें थमी। सिर्फ वुशवांग और मैं शर्मा रहे थे। मैंने कहा, मास्टर सोचकर बताता हूँ। क्या सोचना, मैं कम हूँ। जियांग शियाओतांग हंसे। सोच लेना ही काफी है, ये जगह गंदी है, चलो साथ चलते हैं। गांव मास्टर के पास से गुजरते हुए मैंने कहा, बूढ़े, तुम्हारे शरीर के 2 नसों में दर्द होता है ना, आखिरी महीना अच्छे से काटो। इसे मेरी बीमारी कैसे पता? क्या मैंने गलत इंसान से पंगा लिया? उधर जियांग परिवार ने पोती की जान बचाने के शुक्रिया में मुझे घर और गाड़ी की चाबी दी। मुझे मास्टर की सीख याद आई, नेकी करना ही धर्म है, तो मैंने मना कर दिया। जो चाहिए अपनी मेहनत से लूंगा। वुशवांग हैरान रही। 60 करोड़ की बिल्डिंग और 80 लाख की गाड़ी ठुकरा दी। जियांग मास्टर ने कहा, माफ करना, ऐसी चीजों से आपका अपमान किया। मैं अंदर ही अंदर रो रहा था। बाद में बूढ़े ने क्या कहा सुना नहीं, बस मास्टर के पास जाकर दिल संभालना चाहता था। जल्दी मैं 9वीं मास्टर के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ रहा हूँ, किसी को ढूंढ ही रहा था कि पर्दे के पीछे से मीठी आवाज आई, वेन आए, मदद करो। मेरा चेहरा लाल हो गया। अगले पल गोरा हाथ बाहर आया, वैन, कपड़े पकड़ा दो। मेरी खुशी पसीने में बदल गई। कहते हैं 9 मास्टरों के पास अनोखी कलाएं हैं, माफी की बारी गई। तो मैंने फैसला किया कि चेहरा बिगाड़कर, लचकदार कमर और नखरे के साथ कपड़ा देकर भाग जाऊंगा। गलत कपड़ा पकड़ा दिया, ये वाला नहीं। मैं सकते में आ गया और हकलाते हुए पूछा, तो कौन सा? हरे रंग की क्विपाव देकर मैं दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी मास्टर पर्दे से बाहर आई और बोली, पीछे की जिप नहीं चढ़ रही, वेन मदद करो। फिर दरवाजे पर मुझे देखकर चौंकी। तुम कौन हो? मैंने झट से घुटने टेक दिए। 9वीं मास्टर, मैं चेन शुआन हूँ। नाम सुनकर उन्होंने थोड़ा यकीन किया, पर गुस्से से पूछा, तो तुम मुझे कपड़े बदलते देख रहे थे? मैंने कहा कि सब गलत फहमी है। मास्टर ने कहा, यहीं रुको, मत हिलना। उन्हें जाते देख मुझे लगा, क्या ये मुझे संतरा खिलाने जा रही हैं? अगले पल एक चमकता चाकू मेज पर धंस गया। मास्टर लंबी टांगे फैलाकर कुर्सी पर बैठी और बोली, चेन शुआन हो तो साबित करो, पैंट उतारो। मैंने घबराकर माफी मांगी, पर उन्होंने चाकू निकालकर धमकाया, बकवास बंद, जल्दी उतारो। जान बचाने के लिए मुझे मानना पड़ा। मास्टर ने एक नजर डाली और मुंह फेर लिया। मैंने कोट उतरवाया था, अंदर का नहीं। पहन लो। मुझे यकीन हो गया। मैंने राहत की सांस ली। लगता है गलतफहमी दूर हुई। अगले पल मास्टर मेरे सामने झुकी। मास्टर, दिन में क्या कर रही हैं? गवार लड़के ने सिर्फ उनकी काली लेगिंग देखी और वो चाकू लेकर मेरी टांग दिखाने की धमकी देने लगी। दरअसल 9वीं मास्टर मेरी टांग का निशान देखकर पहचान कर रही थी। उनके झुकने से बाहर खड़ा अमीर लड़का लियू रुफेंग पागल हो गया। उसने फूल पटक कर पूछा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं समझा ये मास्टर का कोई दोस्त है। समझाने ही लगा कि वो मेरी टांग का निशान जांच रही थी। लियू रुफेंग गाली देता उठा, पर 9वीं मास्टर को देखकर पलट गया। माफ करना शुई, मैं गलत समझ गया। जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर उसने 9वीं मास्टर को 3 दिन बाद की नीलामी का न्योता दिया और हाथ उनके कंधे पर रखने लगा। 9वीं मास्टर ने बिना भाव के न्योता लिया और झट से फोन उठाया। अगले पल उनका चेहरा घबरा गया। वेईयर को वो परिवार के लड़के ने पकड़ लिया है। वो परिवार का नाम सुनते ही लियू रुफेंग दरवाजे की तरफ भागा। शुई, घर का काम याद आ गया, चलता हूँ। मुझे मास्टर पर तरस आया। ये दोस्त कितना बेकार है, प्यार का दावा करता है पर मदद नहीं करता। 9वीं मास्टर ने घिन से कहा, हम सिर्फ कारोबारी रिश्ता रखते हैं। फिर सोचकर बैग उठाकर निकलने लगी। मैंने कहा, आप कंपनी के काम में जा रही हैं तो आज मुझे भी साथ ले चलिए, डोंगलिंग के अमीरों की असलियत देख लूंगा। हम होटल पहुंचे और मैंने हैरानी से सजावट देखी। वेटर के पीछे हम कमरे तक पहुंचे। वहां बंदी वेईयर और मोटे वो परिवार के लड़के के अलावा 2 जाने पहचाने चेहरे भी थे। मेरी पुरानी मंगेतर गांव याओ और उसका चमचा, नाम क्या था। दोनों ने भी मुझे देखा। हैरान थे कि मैं 9वीं मास्टर के साथ कैसे। 9वीं मास्टर ने काली लेगिंग में टांग पर टांग रखकर पूछा कि उनके आदमी को क्यों पकड़ा। वो के लड़के ने शराब घुमाते हुए बात घुमाई। 9वीं मास्टर, आपकी दुकान की कमाई कम है, 30 करोड़ की जगह 10 करोड़ ठीक रहेगा। 9वीं मास्टर समझ गई, पकड़ना बहाना है, लूट असली मकसद। उन्होंने ठंडे दिल से कहा, कारोबार ईमानदारी से चलता है, ऐसा ठीक नहीं। डोंगलिंग में मैं वही आधा आसमान हूँ। 9वीं मास्टर पीछे हटी, पर वो और आगे बढ़ा। 30 करोड़ भी दूंगा, बशर्ते 9वीं मास्टर आज रात। बात पूरी होने से पहले उसके मोटे गाल पर मेरा थप्पड़ बिजली की तरह पड़ा। मैंने सिर झुकाए ठंडी आवाज में कहा,
मोटे, मेरी मास्टर से दूर रह। मास्टर, चलिए, ये मोटा अच्छा नहीं है। जाते देख, वो तियान चिल्लाया, जाने दिया तो तुम्हारा पूरा खानदान मार डालूंगा। गाओ याओ भी कूद पड़ी, मुझे पता है ये कहाँ रहते हैं। कब में बना खच्चर सांगो कम्बोल तुमसे का मास्टर ऐसा कंदी नंग विसे से पहले राय बजा बार बार की बदतमीजी से मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। मैंने वू तियान की पहचान की परवाह किए बिना उसके सीने पर वार किया और बॉडीगार्ड भी पल भर में गिरा दिए। वेयर का दिल दौड़ने लगा। शुई दीदी, ये कौन है? कितना अच्छा लड़ता है। उधर वू तियान ने फोन लगाकर डोंगलिंग के शियाओदाओ गैंग के लोगों को बुला लिया। नौवीं मास्टर ने वेयर को मुझे लेकर जाने को कहा, पर मुझे इन सस्तों की परवाह नहीं थी। मैंने मास्टर का कंधा थामकर कहा, पहले मैं साथ नहीं था, अब जो तुम्हें छुएगा उसे मार डालूंगा। वो तियान चिल्लाया, मारो और खानदान मिटाओ। सुयाओदाओ गैंग के लोग टूट पड़े, पर मैं पीछे नहीं हटा। एक दुश्मन की खोपड़ी भीड़ के बीच जा घुसी। अब मेरी मास्टर की सिखाई सुई चलाने की कला दिखाता हूँ। मैंने जमीन थपथपाई और ढेरों चांदी की सुइयां बारिश की तरह चारों ओर फैली। सारे गैंग के लोग पल भर में ढेर। मैं भीड़ चीरकर वो तियान के सामने पहुंचा। अब तुम्हारी बारी। सुइयों ने वो तियान को दीवार से सिल दिया और मैंने उसकी औलाद निकलने वाली जगह पर लात मारी। पहली सजा खानदान की बेइज्जती की, दूसरी मास्टर की। मैं उसका सिर फोड़ने ही वाला था कि नौवीं मास्टर ने रोका। शुआन, बस करो, मारो मत, घर चलते हैं। मैंने कहा, जड़ से नहीं काटा तो बदला लेगा। ये डोंगलिंग है, टाइपिंग गांव नहीं। मैं बेसहारा हूँ, मुसीबत हुई तो तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। नौवीं मास्टर ने मुझे सब्र रखना सिखाया। हम बंगले लौट आए। नहाकर निकला तो थका हुआ था। शहर का पहला दिन ही इतना उलझा रहा। देखा तो नौवीं मास्टर सोफे पर सोई हैं, कंप्यूटर के सामने काम करते करते थक गईं। मैं उन पर कंबल डालने लगा, तभी उनके करवट बदलने से हमारे होठ गलती से छू गए। इसी एक चुंबन से मेरे अंदर की सोई ड्रैगन गॉड आर्ट फिर जाग उठी। उधर नौवीं मास्टर की आंखें खुल गईं, हमारी नजरें मिली, हवा में आकर्षण घुल गया। मैं होश में आकर पीछे हटा। समझाने ही लगा कि मेरे नीचे की चादर फिसल गई। रात में अकेले दो जवान, ये नजारा देखने लायक था। मैंने बहाना बनाया, मास्टर, मेरी कला आसमानी नियमों से चलती है। रात में शरीर खुला रहने पर ही सच्ची ऊर्जा मिलती है और सच्चा इंसान साफ होता है। ये सुनकर नौवीं मास्टर हैरान रह गई और मैंने गंभीर होकर कहा, मास्टर आराम कीजिए, मैं कला करने जाता हूँ। नौवीं मास्टर शर्मा गई, पर दिल में हिरनी कूदने लगी। चेन शुआन बड़ा हो गया है। आखिर उनकी खूबसूरती और फिगर किसी भी मर्द को पागल कर दे। कमरे में जाकर मैं बार बार माफी मांगता रहा। मैंने अपनी मास्टर को चूम लिया और अंदर की अटकी कला के टूटने के संकेत भी मिले। मैंने बहुत देर सोचा, आखिर समझा कि शायद आर्ट तोड़ने की चाबी नौवीं मास्टर में है। क्या फिर चूम कर देखूं? सोचते ही खुद को थप्पड़ मारा। क्या सोच रहा हूँ? और अगर ऐसा नहीं तो पता कैसे चले कि आर्ट मास्टर से जुड़ी है? मैं पूरी रात चूमने न चूमने की उधेड़बुन में रहा। सुबह जियांग वुशुआंग मुझे खींचकर बाहर ले गई। कल मेरे वो परिवार के लड़के को मारने की खबर पूरे डोंगलिंग में फैल चुकी थी। जियांग मास्टर ने पोती को मुझसे मिलने भेजा। मोटा लड़का जोश से बोला, भाई वो बोना तुम्ही ने मारा, कमाल है। मैंने पूछा, क्या 20 करोड़ का बेटा मारना बड़ी बात है? वो परिवार कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं तुम्हारा दोस्त बना। मुझे ये मोटा पसंद आया। हम तीनों बातें करते डोंगलिंग के जेट बाजार पहुंचे। यहाँ लोग किस्मत बदलने आते हैं। वुशुआंग और हान चोंग के समझाने पर मैंने जुआ खेलने का तरीका जाना। बाजार में जगह जगह पत्थरों के ढेर थे। मैं चुपचाप उनके पीछे चल रहा था, पर मेरी नजरें जेड से ज्यादा लड़कियों पर थीं। तभी मैं रुक गया, क्योंकि एक पत्थर से मुझे अपनी जैसी ताकत महसूस हुई। मैं सबकी हैरानी के बीच कूड़ेदान की तरफ गया और बेकार पड़े पत्थर उठा लाया। हानचोंग बोला, भाई हमेशा अलग रास्ता चुनते हो। वुशुआंग को लगा आज इज्जत जाएगी। पहली बार पत्थर काटने पर कुछ नहीं निकला तो मैंने सबके सामने पत्थर पर हथेली मार दी। लोग हैरान रह गए। अगले पल पत्थर टूटकर बिखर गया और अंदर से चमकता हरा रंग निकला जो आंखें चौंधिया दे। सबकी आंखें फट गईं। बर्फ जैसा जेड पल भर में बोलियां लगने लगीं और 3 करोड़ तक पहुंच गईं। पर मुझे इनकी परवाह नहीं थी। अब मुझे समझ आया कि वो ताकत क्या है, और जितने ज्यादा जेड मिलेंगे मेरी ताकत उतनी बढ़ेगी। मैं होश में आया और हाथ कांपने लगा, कहीं जेड गिर न जाए। ये फालतू चीज 3 करोड़ की है। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, रुको, ये जेड मैं नहीं बेचूंगा। हान चोंग, पसंद आया तो बता, जो देगा। ये सुनकर हान चोंग खुश हो गया। तभी 2 लड़कियों को साथ लिए एक आदमी ने मेरा ध्यान खींचा। ये तो उस दिन मास्टर का पीछा करने वाला है। मैंने उसे छोटी गली में जाते देखा और उत्सुकता से पीछे चला। वुशुआंग कुछ पूछती, उससे पहले ही एक हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। ये वो परिवार का बदला लेने भेजा आदमी था। उसने वुशुआंग को पकड़कर कहा, चेन शुआन को बता, शाम से पहले ना आया तो अंजाम सोच लेना। मुझे खबर नहीं थी। मैं उस वक्त गाड़ी के अंदर का नजारा देख रहा था, जो इतना जोरदार था कि दंग रह गया। अगले पल गाड़ी की औरत ने मुझे देख लिया। समझ आया कि मैं गलत जगह पहुंच गया। तभी मोटा दौड़ता आया और बताया कि वुशुआंग का अपहरण हो गया। शाम से पहले मुझे नहीं देखा तो उसका हाल बुरा होगा। उधर सूने गोदाम में दाग वाला आदमी वुशुआंग को देखकर मदहोश था। इतनी सुंदर लड़की को चारे की तरह इस्तेमाल करना बेकार है। मेरे पहुंचने से पहले ही वो उस पर हाथ डालने लगा और वुशुआंग बेबस थी। उसने वुशुआंग को पकड़ लिया। वुशुआंग ने कहा, छुआ तो जीभ काटकर जान दे दूंगी, फिर जियांग परिवार का बदला सोच लेना। उस आदमी ने थप्पड़ मारा। वुशुआंग दर्द सहकर दुआ करती रही कि मैं ना आऊं। झाओ कुई लियानपो स्तर का योद्धा है, सिर्फ उसके दादा ही उसे हरा सकते हैं। तभी जोरदार धमाका हुआ और दरवाजे का पहरेदार गोले की तरह अंदर आ गिरा।
झाओ कुई ने दरवाजे की तरफ देखा, आंखों में चमक आई। मैं उसके आदमी को कुचलता हुआ अंदर आया। वुशुआंग कुछ कहती उससे पहले झाओ कुई ने मुक्का मारा। मैंने कहा, ये मुक्का बहुत धीमा है। उसने ताकत बढ़ाई, पर मैंने उसकी कलाई एक हाथ से पकड़ ली। अगले पल कमरे में चीख गूंज उठी। वुशुआंग को मेरी ताकत का पता नहीं था, वो डरी हुई थी। झाओ कुई ने 2 चाकू निकाले। अब उसने लापरवाही छोड़ दी और पूरी ताकत से हमला किया, पर मेरे लिए वो गर्म करने जितना भी नहीं था। मैंने उसके दोनों चाकू नंगे हाथ पकड़े और कहा, बस इतना। फिर एक लात में झाओ कुई की कमर उड़ गई। हवा में उड़ते हुए भी उसे समझ नहीं आया कि मैं इतना ताकतवर कैसे। देखने वाले 2 लोग हैरान रह गए। मैंने वुशुआंग को गोद में उठाया और कहा, ये मेरा और वू परिवार का झगड़ा है, तुम्हें बीच में लाने की माफी। मैं ये सब खुद खत्म करूंगा। वुशुआंग का दिल जोर से धड़कने लगा। ये आदमी कितना सुंदर है। रुको, वू परिवार से पंगा, जिससे जियांग परिवार भी डरता है। वो मुझे रोकती रही, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। दोनों को भेजकर मैंने काम शुरू किया। उस रात नाइट क्लब में शियाओदाओ गैंग के लोगों को मौत का पता नहीं था और वीआईपी कमरे में बॉस वू परिवार की बात सुन रहा था। वू का लड़का बेकार हुआ और वू चांगचिंग ने 3 दिन में मुझे पकड़ने का हुक्म दिया। बॉस ने सिगरेट सुलगाई। मुझे हुक्म देने वाला वू कौन? तभी बाहर से चीखें आईं। बॉस हैरान था और अगले पल में हाथ में एक लाश घसीटता हुआ अंदर आया और उस बुजुर्ग के सामने जा पहुंचा। मैंने कहा, तुम शियाओदाओ गैंग के बॉस यांग कुनपेंग हो? बॉस ने पहचान लिया कि वो लाश उसी के भेजे झाओ कुई की है और पीछे के लोग दांत पीसने लगे। झाओ कुई उनके 3 बड़े योद्धाओं में से एक था और मैंने उसे मार दिया। बॉस ने ठंडे दिमाग से कहा, दिलचस्प है, पर खुद मौत के मुंह में आ गया। उसके बोलने से पहले 2 और योद्धा चाकू लेकर मुझ पर झपटे। मैंने एक की कलाई पकड़ी, कड़क की आवाज के साथ हाथ टूट गया और उसका चाकू लेकर दूसरे पर वार किया। इतनी आसानी से दोनों को मारते देख बॉस की इज्जत जाती रही। उसे लगा मैंने जानबूझकर उनकी गैंग से पंगा लिया है। फच्चर Perisirsalik Faltari, Dojilak, Dirs, Aukabasdang, you Akatak Korstilega, Doki the Vos, Kawai, Goto to Aukustila, Osi, very empty take you kara, no go kanda nama, Akon Komak Nankanta Yai, Bankan Yelata का टीचर। मैं बेकार बातों में वक्त नहीं गंवाना चाहता था। अगर झाओ कुई ने मेरी लड़की पर हाथ न डाला होता तो मैं इस झगड़े में पड़ता ही नहीं। अब जड़ से खत्म करना जरूरी है। मेरी एक तलवार से निकली लहर ने उन लोगों को घेर लिया और सबको गिरा दिया। बॉस समझ गया कि मुझ में दम है और उसने मुझे अपना नौकर बनाने की पेशकश की। बदले में जान बख्शने का वादा किया। मैंने हिकारत से कहा, तुम्हारे पास सही आदमी ही नहीं, खुद भी अच्छे नहीं। मुझे झुकाने से पहले आईना देख लो। बॉस का चेहरा गुस्से से लाल हुआ और उसने अपनी तलवार निकालकर कहा, तुझे मारने को एक ही वार काफी है। उसकी ताकत कम थी पर बड़बोलापन ज्यादा। वो बेकाबू होकर काटता रहा और मैं खड़ा आंख भी नहीं झपकाता था। सारे वार रोक लेता। एक वार, गिन लो कितने हो गए। वो गुस्से में उछल पड़ा और फिर जोर से वार किया। मेरा चाकू टूटने वाला देख मैं पीछे हटा और उसके वार ने जमीन में गड्ढा कर दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम भी बस इतने ही। बॉस उठा और उसके चारों ओर बिजली का भंवर बना। सारी बिजली तलवार में समा गई। उसने मुझ पर वार किया और जोरदार धमाका हुआ। कमरा धुएं से भर गया। नौकर डरकर देख रहे थे, पर बॉस का पूरा वार मैंने नंगे हाथ रोक लिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस इतना। फिर उसके पेट पर लात मारी और वो कई मीटर दूर जा गिरा। मुंह से खून बहने लगा। उसे समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ। यांग कुनपेंग कांपता हुआ मेरे सामने घुटनों पर गिरा। चेन मास्टर, जान बख्श दो। आज से पूरा शियाओदाओ गैंग आपका गुलाम है। उसे पता था कि वो अंडे से पहाड़ से टकरा रहा है, तो हार मान लेना ही बेहतर था। पीछे के नौकर डर से कांप रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बॉस घुटनों पर गिर गया। मैं कातिल नहीं हूँ, इसलिए बड़ी सजा नहीं दी। जान बख्श दी और चेताया कि अगली बार तो पिता भी नहीं बचा पाएगा। जाते जाते मैंने यांग कुनपेंग से वू परिवार को संदेश भिजवाया, 3 दिन बाद मैं खुद आऊंगा। मैंने सोचा कि 3 दिन में वू परिवार खत्म करके 9वीं मास्टर की फिक्र दूर कर दूंगा। तभी एक खूबसूरत लड़की ने मेरा रास्ता रोका। उसका फिगर कमाल था, मासूमियत में छिपी नशीली अदा, ऐसी कि कोई भी मर्द 2 बार देख ले। वो शियाओ युहान थी, जो गैंग से अच्छे बॉडीगार्ड चुनने आई थी, पर सबको मैंने गिरा दिया था, तो उसने मुझे एक रात के लिए बॉडीगार्ड बनने को कहा। मैं चौंक गया, ये लड़की ऐसी बातें कैसे बोलती है। मैंने मना करने की कोशिश की, पर उसने कहा, पगार जो चाहो 30 लाख, 50, 1 करोड़, 1.5 करोड़। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे महंगे कपड़ों की दुकान ले गई और कपड़ा चुनने लगी। सिर्फ एक रात है, पर सस्ता नहीं दिखना। फिर मुझे ट्रायल रूम में धकेल दिया। मैं हैरान था, क्या ये सच में मुझे रख रही है। अच्छा भी लग रहा था, कुछ रातें और काम कर लूं। उधर 2 काले कपड़े वाले उन्हें ढूंढते आए। वो हर हाल में लड़की को ले जाना चाहते थे। उन्हें ढूंढते देख शियाओ युहान ने कपड़ा उठाकर मुंह छिपाया। उसने मेरा मुंह दबाकर चुप रहने को कहा और बताया कि बाहर उसे ढूंढ रहे हैं और मुझे कुछ औरतों के कपड़े लाने को कहा। उसने मुझे बाहर धकेल दिया। मैं कुछ कपड़े उठाकर दौड़ा और पीठ करके खड़ा हो गया। चेहरा लाल था। बाहर कदमों की आवाज करीब आ रही थी और लड़ाई से न डरने वाला मैं घबरा गया। दोनों काले कपड़े वाले दुकान छानने लगे और बस यही ट्रायल रूम बचा। आवाज सुनते ही लड़की ने मुझे गले से लगा लिया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पर्दा उठते ही हम दोनों एक दूसरे को चूमते नजर आए। काले कपड़े वाले आंखें फाड़कर देखते रह गए और माफी मांगते हुए पीछे हट गए। बोले, आप लोग जारी रखिए। उनके जाते ही शियाओ युहान ने राहत की सांस ली, पर मैं अब भी होठ टिकाए खड़ा था, जैसे और चाहिए हो।
उसने झट से खुद को ढका और कहा, बॉडीगार्ड की जगह ये क्या हो गया? इसके लिए पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। शाबाश, कमाल कर दिया। शियाओ युहान ने कपड़े बदले और आज का काम उसके साथ एक निजी जगह जाना था। मैंने कुछ और सोच लिया और चेहरे पर हल्की लाली आ गई। रात होते ही हम लियू परिवार की निजी नीलामी की जगह पहुंचे और मैं बोर्ड घूरता रहा। इस नाम ने मेरी उम्मीद तोड़ दी। शियाओ युहान ने प्यार से मेरी बाह पकड़कर अंदर खींचा और हमें देखते ही सबकी नजरें उठ गईं। पीछे की औरतें कानाफूसी करने लगीं। शियाओ प्रेसिडेंट के साथ खड़ा, ये भी कोई बड़ा आदमी होगा। ये बातें गाओ याओ के कानों तक पहुंची और वो जलन भरी नजरों से हमें देखने लगी। ये फिर कैसे? कब से शियाओ परिवार की लड़की के साथ है? बगल का झोउ जियान खुश था। वू के लड़के को मारकर अकड़ दिखाता है। देख लो, ज्यादा दिन नहीं बचे। वेई एयर ने भी मुझे देख लिया और नौवीं मास्टर को बताया। वो चेन शुआन जैसा क्यों लग रहा है? नौवीं मास्टर ने मुड़कर देखा और कांप गई। वही चेन शुआन है। ये शियाओ के साथ क्या कर रहा है? उधर दूसरे कोने में हान चोंग ने मुझे देखा और वुशुआंग ने भी देखा। मेरे साथ खड़ी शियाओ युहान को देखकर उसका दिल बेचैन हो गया। जैसे ही हम अंदर बढ़े, शियाओ युहान को जानने वाले सब हालचाल पूछने आए और मेरी पहचान जानने की कोशिश की। उसने बिना हिचक कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। चेन शुआन मेरी तरह विदेश से पढ़कर लौटा है। ये सुनकर मैं शर्मा गया। पहाड़ से निकला लड़का एकदम से विदेशी कैसे बन गया? तभी एक आवाज ने माहौल तोड़ा। बेशर्म। गाओ याओ और झोउ जियान आए और उसने कहा, ये कुछ दिन पहले सगाई की भीख मांग रहा था। मेरे बोलने से पहले शियाओ युहान बोली, मिस, जबान संभाल कर बोलिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुम शियाओ परिवार पर शक कर रही हो? गाओ याओ डर गई और चुप हो गई। तभी झोउ जियान बोला, ये एक गांव का गवार है, शियाओ परिवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। सब मुझ पर उंगली उठाने लगे। नौवीं मास्टर आगे आने ही वाली थी कि हान चोंग वुशुआंग को लेकर आगे बढ़ा। वो झूठा, तो तुम क्या वादा तोड़ने वाले? गांव परिवार की हिम्मत, जियांग परिवार के दामाद पर ये बोलते हो? सब चौके, ये जियांग का दामाद भी है? क्या चल रहा है? शियाओ युहान मुझसे लिपट गई। मिस, गलत समझी हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वुशुआंग भी कूदी, तुम्हारा आदमी? मैं कहती हूँ मेरा आदमी है। सबूत कहाँ है? नौवीं मास्टर नाराज होकर मुझे ले जाने बढ़ी तो वुशुआंग ने उन्हें रोका। सबूत चाहिए? देख लो। कहते ही वुशुआंग ने सबके सामने मुझे चूम लिया। मैं घबराया। सबके सामने मुझसे ये क्या कर रही हो? वुशुआंग मुस्कुराई, ये क्या, आगे इससे भी ज्यादा होगा। तभी मेरी कमर की चमड़ी मुड़ी। शियाओ युहान ने कान में कहा, आज मेरा काम बिगाड़ा तो एक पैसा नहीं मिलेगा। नौवीं मास्टर बोली, लिपटना बंद करो, मेरे साथ घर चलो, वहाँ निपटती हूँ। सब चौंके, क्या चल रहा है? डोंगलिंग की पहली हसीना नौवीं मास्टर भी इसे जानती हैं और साथ रहती भी हैं। मर्द होकर ऐसा नसीब आसमान भी जलेगा। वुशुआंग रुकी। वो मेरा जियांग का दामाद है? नौवीं मास्टर, ऐसा ठीक नहीं। शियाओ युहान भी चिपकी, बकवास बंद, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। चेन शुआन, बोलो आज किसके साथ जाओगे? तीन हसीनाओं ने मुझे घेर लिया और मुझे समझ नहीं आया किसे चुनूं। तीनों को ही नाराज नहीं करना चाहता। बच्चे ही चुनते हैं। नौवीं मास्टर गुस्से और निराशा में मुड़ने लगी। मैंने कहा, बस। नौवीं मास्टर नाराज हो गईं और जल्दी से पीछे भागा और कहा कि वो मेरी नौवीं मास्टर हैं। दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। जाते वक्त मैंने गाओ याओ को चेताया, सब तुम्हारी शरारत है, देख लेना। शियाओ युहान और वुशुआंग भी पीछे चलीं। हम जाने ही वाले थे कि लियू रुफेंग अपनी सेक्रेटरी के साथ आया और मुझे देखते ही बोला, तुम यहाँ कैसे? मेरी नीलामी में सिर्फ न्योते वाले आते हैं, तुम्हारी क्या औकात है? बात पूरी होते ही आवाजें आईं, तो जियांग परिवार का दामाद होना काफी नहीं, मेरे भाई पर जुल्म? तो मैं शियाओ युहान भी नहीं भाग लेती? लियू रुफेंग घबरा गया और मैंने मुस्कुराकर कहा, लियू रुफेंग, अब बता मेरी औकात है या नहीं? उसे समझ नहीं आया कि ये बड़े परिवार मेरा साथ क्यों दे रहे हैं। फिर वो नौवीं मास्टर को कारोबार की बात के लिए अंदर ले गया। मुझे लगा कि लियू रुफेंग अकेले में नौवीं मास्टर से बुरी नीयत रखता है तो बहाना बनाकर पीछे गया। हान चोंग भी साथ चला। कमरे के आगे पर्दा था। हमने देखा कि लियू रुफेंग ने अंगूठी से शराब में बेरंग पाउडर मिलाया और नौवीं मास्टर को पकड़ाया। मैं झट से अंदर घुसा और नौवीं मास्टर का गिलास छीनकर बोला, इसमें नशा मिलाया है। फिर गिलास लियू रुफेंग के सामने पटक दिया। वो चिल्लाया, झूठ। नौवीं मास्टर को भी लगा मैं बवाल कर रहा हूँ। गुस्से में वो कारोबार छोड़कर जाने लगा। मैंने नौवीं मास्टर का पीछा नहीं किया, बल्कि हान चोंग से कान में कुछ कहकर मास्टर के पीछे भागा। हान चोंग दूसरी तरफ गया। लियू रुफेंग सेक्रेटरी के साथ बाथरूम गया। मौका मिलते ही उसकी हवस जागी और उसने सेक्रेटरी को झुकने का हुक्म दिया। सेक्रेटरी डर से रोने लगी, पर मजबूरन उसके हुक्म पर मेज पर झुक गई। और ये बचकाना नजारा हान चोंग ने अपने फोन में कैद कर लिया। 10 मिनट बाद सजा धजा लियू रुफेंग मंच पर चढ़कर नीलामी शुरू करने लगा। उधर हान चोंग खुशी से मेरे पास आया और बोला, काम हो गया, अब तमाशा देखो। लियू रुफेंग मंच पर कंपनी के नए प्रोडक्ट की तस्वीर दिखाने लगा। सबकी नजरें बड़ी स्क्रीन पर थीं। तभी एक वीडियो चला जिसने पूरे हॉल को हिला दिया। वीडियो इतना भड़कीला था कि सब दांतों तले उंगली दबा गए और पत्रकार जोश में आ गए। ये तो हाई डेफिनेशन वीडियो है, जल्दी रिकॉर्ड करो, कल की हेडलाइन मिल गई। लियू रुफेंग को आवाज जानी पहचानी लगी। उसने मुड़कर देखा और चीखा, बंद करो, बंद करो। पर उसके चिल्लाने तक वीडियो खत्म हो चुका था। पूरे 10 सेकंड दर्शकों की हंसी ठिठोली रुक नहीं रही थी। क्या मैंने गलत देखा?
10 सेकंड में खत्म। पूरे हॉल में ठहाके गूंज उठे। ये लियू तो बिल्कुल बेकार निकला। मंच पर लियू रुफेंग पागल होने लगा और उसने हुक्म दिया कि नीलामी रद्द करो और सबके फोन जब्त करो। 9वीं मास्टर बेचैन होकर उठी और बाहर चली गईं। गाड़ी में उन्होंने सांस लेकर शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे पहले से शक था पर सोचा नहीं था कि इतना नीच होगा। फिर मुझसे माफी मांगी कि आज गलत गुस्सा किया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे बदमाश से अब हर बार निपट लूंगा। तभी तेज रोशनी ने मेरा चेहरा चौंधिया दिया और अगले पल एक काली गाड़ी सीधी हम पर आई। पीछे देखा तो वेईयर ने देखा कि मैंने 9वीं मास्टर को गोद में लपक लिया। अच्छा हुआ कोई चोट नहीं लगी। लियू रुफेंग गुस्से में आया, कमीनों ने मेरी इज्जत बर्बाद की, आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। वेईयर ने कहा, पहले तुमने ही नशा मिलाया, सब तुम्हारी करनी का फल है। नशा मिलाया तो क्या? लियू रुफेंग चिल्लाया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये तुम्हारी किस्मत है। मेरी मुट्ठियां भींच गईं, मन करा उसका सिर फोड़ दूं, पर मास्टर की सीख याद आई तो रुक गया। तभी 9वीं मास्टर ने आह भरकर कहा, मैं कारोबारी हूँ, साझेदारी का सोचकर ऐसे इंसान पर भरोसा कर बैठी। उन्होंने बाल झटक कर गंभीरता से कहा, तुम मुझे कीड़ा समझते हो, पता नहीं एक छोटी चींटी पूरा बांध तोड़ सकती है। फिर ठंडी आवाज में बोली, शुआन मार दो इसे। मैंने हाथ मले इस पल का इंतजार था, पर लियू रुफेंग डरा नहीं बल्कि बुरी मुस्कान से बोला, तुम लोगों की औकात ही क्या है। उसने जोर से मुक्का मारा जो मैंने आसानी से रोक लिया और उसकी ठोड़ी पर वार करके उड़ा दिया। मैं उसका चेहरा पकड़कर पूछने लगा कि मास्टर कैसे मरना चाहती हैं। जड़ से खत्म करने ही वाला था कि एक परछाई आई और एक वार में लियू रुफेंग को छुड़ा ले गई। 9वीं मास्टर ने दांत पीसकर कहा, वो नामी तियानवांग स्तर का सन वूजी है, ऐसा दुश्मन सामने आया तो कुछ करना होगा। वो फूलों से सजी एक सुंदर कोठी में गई और घुटनों पर बैठकर कहा, शुई आपको झुककर प्रणाम करती है, मैं चेन शुआन से मिल आई हूँ। उनका चेहरा शर्मीला था। पहले वो किस्मत से भागती थीं, पर कल रात के बाद समझ गईं कि चेन शुआन भरोसे लायक है। अब वो अपनी पुरानी जायदाद वापस लेना चाहती हैं। चेन शुआन का रास्ता साफ करने के लिए इजाजत मिलते ही वो चली गईं और उन्हें यकीन है कि डोंगलिंग के बड़े घराने जल्द ही उनके पैरों में होंगे। प्रिंस के पास की दूसरी औरत को भी हुक्म मिला, मेरा प्यारा शुआन, 7वीं मास्टर तुमसे मिलने को बेकरार है। उधर मैं हान चोंग की गाड़ी में वू परिवार जा रहा था। मैं वू परिवार के बच्चों की नहीं बल्कि 2 दिन से गायब 9वीं मास्टर की फिक्र कर रहा था। वू परिवार के सामने भीड़ जमा थी। वू चांगचिंग बॉडीगार्डों से घिरा था और लोग पूछ रहे थे कि लिंग जियांग क्यों नहीं आया। उसने कहा, वो बड़ा योद्धा है, उसका पता मुझे कैसे। तभी लिंग जियांग आसमान से उतरा। लोग चौंके, कितना शानदार, वो मुबाई का चेला है, ये तो जायंट एप रियल्म की चोटी पर है। सब आदर से नमस्कार करने लगे और गाओ याओ झोउ जियान को लगा कि मैं अब उसके पैरों तले कुचला जाऊंगा। पहले मुझसे हारे श्याओदाओ गैंग के लोग भी चुपचाप खुश थे। मेरा मरना तय है। लिंग जियांग के हाथ लगते ही वो सब फायदा उठा लेंगे। तभी एक बड़ी गाड़ी धड़ाम से घुसी। वो बूढ़े, मैं आ गया, हान चोंग ने संभलने को कहा, पर उसकी ड्राइविंग बेकार थी। मैं उसकी ड्राइविंग को कोसता रहा और चिल्लाया, वो बूढ़े बाहर निकल, मरने की तैयारी कर। आगी रे पजी गोद मका मजी चिकम मीगी दामगी असिंको दिगल बन ताइल कियम अरिका अरिगान नपतालगे तेतानिस ता अच्छा थारी इको न तमिंगी अरि दा मत इगिल तारी अदे खाना तिगर हाथी इधर करे तो अबिर ने चलवा दे खाना तक खाना कुरा। हान चोंग ने बताया, गर्मी में गले में फर वाला वही वो बूढ़ा है। वो परिवार डोंगलिंग में पुराना रसूखदार है और अब लिंग जियांग जैसा योद्धा भी साथ है, संभल कर रहना। वो बूढ़ा चिल्लाया, कमीने, मौत के मुंह में आकर भी अकड़ दिखाता है। मैंने कहा, डोंगलिंग का पहरेदार इसीलिए 9वीं मास्टर पर जुल्म करता है, आज रंग दिखाता हूँ। लिंग जियांग ने मुझे रोका और अकड़ते हुए कहा, आज मैं तेरी अर्थी लेकर आया हूँ। गाओ याओ झोउ जियान ने कहा, ये आज नहीं बचेगा। लिंग जियांग बोला, आज वो परिवार में घुसा तो मौत पक्की। मैंने कहा, बातें कम करो, जीता तो डोंगलिंग का पहला नाम मेरा और तुम सब घुटने टेक कर मुझे मास्टर बुलाओगे। लिंग जियांग चिल्लाया, ठीक है, पर उससे पहले जिंदा रहना पड़ेगा। उसने हमला किया और मैंने टक्कर दी। वो सच में जायंट एप रियल्म की चोटी पर था। लोग कहने लगे कि ये कातिल है, मारने से पहले मजा लेता है, मैं उसका अगला वार नहीं झेल पाऊंगा। हान चोंग डर गया। मैं पीछे हटा। डोंगलिंग में अब तक सस्ते योद्धा ही मिले थे, ये लिंग जियांग थोड़ा दम रखता है। मैंने ड्रैगन गॉड आर्ट चलाई और गंभीर हो गया। अकड़ने वाले, आज तुझे सिखाता हूँ इंसानियत। उसने जोर से वार किया। मैंने बचकर उसकी चाल पहचानी और दायां मुक्का तान दिया। मेरी मास्टर के अलावा कोई मुझे सिखाने की औकात नहीं रखता। मैं गुस्से में झपटा और उसके पेट के नीचे मुक्का मारा। उसका शरीर टूटकर दूर जा गिरा। वो बूढ़ा बाघ की तरह दांत गवा बैठा। यकीन नहीं हो रहा था कि लिंग जियांग हार गया। लिंग जियांग ने अपने गुरु वू मुबाई की धमकी दी, पर मैंने बकवास कहकर उसे चुप कराया और वो बूढ़े से कहा, वादे के हिसाब से डोंगलिंग का पहला नाम अब मेरा। वो बूढ़ा गुस्से से जल रहा था पर बोल नहीं पाया। देखने वालों से कहा, अब घुटने टेक कर मुझे मास्टर कहो। वो बूढ़े ने कहा, ये रसूख एक लड़ाई से नहीं मिलता। डोंगलिंग के बड़े घराने सब ताकतवर हैं। गाओ याओ चिल्लाई, गांव के गवार को डोंगलिंग का पहरेदार बनने का हक नहीं।
तभी मेरा फोन बजा। 9वीं मास्टर का फोन था। उन्होंने सारी जायदाद वापस ले ली थी। उन्होंने कहा, वो परिवार की बात सुनी, जो करना है करो, पीछे मैं संभाल लूंगी, हमें सताने वालों को सजा मिलेगी। उधर वही एयर डोंगलिंग की जायदाद के कागज लेकर आई। मास्टर, इन पर दस्तखत चाहिए। फोन रखते ही मैं हैरान रह गया। तभी वो परिवार का नौकर दौड़ा आया। वो बूढ़े को खबर मिली कि उसकी सारी जायदाद जब्त हो गई और वो पागल होकर चिल्लाया, किसके पास इतना पैसा है जो मेरा कारोबार निगल जाए? अरे तुम वजीर हाकी को कहा कि जा को फंड लोके Kurbanin malakito man ka tripa ko bat kon garias sports kanta dem gats fakan hakara blan kata ko वही सेकंड मगर भी नारा बेकार को ना अवधि आती का बस खुद ही टाइम करता था। वो बूढ़ा यकीन नहीं कर पा रहा था कि सालों की कमाई पल भर में उखड़ गई। मैं समझ गया कि ये 9वीं मास्टर की चाल है। फिर मैंने वो बूढ़े से कहा, अब मेरे पास पैसा और ताकत दोनों हैं, बताओ डोंगलिंग का पहरेदार कौन? वो बूढ़े ने धमकाया, वो परिवार के पीछे 5वें मास्टर वो मुबाई का हाथ है। जो जियान बोला, तुम ताकतवर हो पर वो मुबाई से बड़े नहीं, आज हमें छोड़ दो तो बड़े के आगे तुम्हारी सिफारिश कर दूं। मैंने झट से वो बूढ़े का गला पकड़ा। अगर मैं वो मुबाई से डरता तो उसके चेले को नहीं मारता, वो खुद आए तो उसे भी मार डालूंगा। कहते ही मैंने वो बूढ़े का काम तमाम किया। गाओ याओ और झो जियान डर से चीखे, तुमने वो परिवार का मुखिया मार दिया। लोग भाग खड़े हुए, ये लड़का कितना खतरनाक है। मैंने डरे झो जियान की तरफ देखा। वो अपने पिता का नाम लेकर धमकाने लगा, पर मैंने मुक्का उठाया ही था कि वो घुटनों पर गिरकर भीख मांगने लगा। मैंने बिना हिचक उसके चेहरे पर मुक्का मारा और काम तमाम किया। लोगों की सांसें थम गईं। ये तो सचिव के बेटे को भी मार गया। शियाओदाओ गैंग का बॉस डर से कांप गया। उसके हाथ से चाकू गिर गया और बगल का दाग वाला आदमी उसे धक्का देकर बोला, जल्दी भागो। मैंने यांग कुनपेंग को चेताया, कुत्ता बनाओ तो कुत्ते की तरह रह, छुपकर पलटा तो जान नहीं बचेगी। यांग कुनपेंग ने डर कर हाँ कहा। मैंने कहा, यहाँ के लोगों को रोको, भागा तो मार डालो। गैंग के लोगों ने सबको घेर लिया। लोग हैरान थे कि शियाओदाओ गैंग का बॉस मेरी बात क्यों मानता है, ये लड़का कौन है। मैंने गरज कर कहा, मैंने किसी से दुश्मनी नहीं की, पर तुम सब मेरी जान चाहते हो तो छोड़ नहीं सकता। वो बूढ़े के साथ नहीं जाना तो घुटने टेक कर मुझे मास्टर कहो। 1 हफ्ते में झोऊ और गांव परिवार खत्म करो। डरपोक गुलाबी लड़के ने पहले घुटने टेके, फिर डोंगलिंग के बड़े लोग कतार में गिरे। हान चोंग फोटो खींचता रहा। चेन भाई कमाल हो, गजब। मैंने उन्हें जान बख्श दी, पर हुक्म दिया कि 1 हफ्ते में झोऊ और गांव परिवार को तबाह करो। सब बोले, हुक्म सर, आंखों पर, 3 दिन में काम हो जाएगा। गांव याओ डर से जमीन पर बैठ गई और लोग उस पर गुस्सा करने लगे। मैंने कहा, अच्छा, उनकी खबर का इंतजार रहेगा। तभी बाहर से सायरन बजा। मैं और हान चोंग स्क्रीन की तरफ देखने लगे और नीली पुलिस की गाड़ी दौड़ती आई। हथियारबंद पुलिस उतरकर चिल्लाई, कोई हिलना मत, हाथ ऊपर करो। बड़े अफसर ने कहा, लड़ाई झगड़े की शिकायत मिली है, सबको साथ चलना होगा। फिर मुझसे बोला, तुम्ही ने बवाल किया, सीधे थाने चलो। सच बोलना, छुपाना भारी पड़ेगा। हान चोंग आगे बढ़कर मुझे बचाने खड़ा हुआ और उस अफसर के चेहरे पर तमाचा मार दिया। गिरफ्तारी का वारंट है। फिर एक और थप्पड़ मारकर उसकी वर्दी उतारी। किसने भेजा तुझे? तुम्हारा चीफ जानता है। मुक्कों से लाल हुए अफसर को यकीन नहीं हुआ, तू मुझ पर हाथ डालता है, इसे मारो। बात पूरी होते ही उसके साथी ने उसका मुंह दबाया। कप्तान, ये चीफ का बेटा लगता है। थप्पड़ खाए अफसर ने चश्मा उठाया। सच में ये चीफ का बेटा है, ये तो मुझे डुबा देगा। उसने झुककर माफी मांगी, माफ करिए साहब, हम निकलते हैं। मैंने सोचा, हान चोंग भी कोई बड़ा अफसर है। उसने मेरा कंधा पकड़कर कहा, किस्मत अच्छी है पर तुम्हारी ताकत के आगे कुछ नहीं। आज की बात उम्र भर याद रहेगी। फिर हम जश्न मनाने गए। हान चोंग ने पूछा, उन्हें सीधे क्यों नहीं मारा? मैंने कहा, ये डोंगलिंग की आधी अर्थव्यवस्था चलाते हैं, सब मार दिए तो शहर बिखर जाएगा। डराकर रखना ही समझदारी है। हमने मिलकर जीत का जश्न मनाया। हान चोंग बोला, पीछे वाला वो मुबाई आसान नहीं, वो सामने आया तो ये सब नहीं बोलेंगे। डोंगलिंग का असली बड़ा मैंने सिर्फ जियांग शियाओतांग को देखा है, वो मुबाई से खुद मिलना चाहता हूँ। तभी मेरा पैर किसी से टकराया और एक बूढ़ा चीखने लगा। मेरा बदन टूट गया। बिना 1-2 लाख के नहीं छोड़ूंगा। हान चोंग बोला, ये भीख मांगने वाला है, भगाओ इसे। बूढ़ा और जोर से चिल्लाने लगा। हान चोंग गुस्से में था, पर मैंने उसे रोका। बूढ़ा भूखा है। बूढ़े ने खाना मांगा, 5 दिन से भूखा हूँ। मैंने उसे खाना दिलवाया। बूढ़े ने खाते हुए पीछे से एक कद्दू निकाला और कहा, इस पुराने की अपनी शराब चखो। खुशबूदार शराब देखकर मैंने बिना सोचे पी ली और अगले पल मेरे अंदर की ड्रैगन गॉड आर्ट अचानक जाग उठी। मैंने पूछा, बूढ़े तुम कौन हो? बूढ़े ने कहा, नाम बताने के लिए पहले 50 और कबाब दिलाओ। हान चोंग बोला, ये भिखारी बहुत खाता है। मैंने फिर बूढ़े की पहचान पूछी तो खाते खाते बोला, नाम बदलता नहीं। चेन बेमांग मैं हूँ। मैंने पूछा कि ये शराब कहाँ से आई? बूढ़े ने कहा, खुद बनाई है, नाम रखा चेन की शराब। फिर गंभीर होकर बोला, इस पर नजर मत डालना, ये मेरा राज है। और अगर सच में शराब चाहिए तो मुझे पालना होगा। मुझे छत, खाना और आराम चाहिए। मुझे बूढ़े पर शक हुआ, जानबूझकर पास आया और ऐसी शराब दी जो मेरी आर्ट जगा दे। अब पालने की मांग कर रहा है। हान चोंग ने पैसे का लालच दिया, 10 लाख ले लो, मजे से खाओ। पर बूढ़ा पैसे का भूखा नहीं था। बोला, नहीं, मुझे पालना ही होगा। मैंने हाथ पकड़कर कहा, ठीक है। मैंने सोचा, उसका मकसद जो भी हो, पास रखकर नजर रखना ही सबसे सुरक्षित है। हान चोंग अब भी हैरान था।
तभी मेरा फोन बजा और बूढ़े ने वादा किया कि अब शराब की कमी नहीं होगी। हानचोंग चिल्लाया, जियांग मास्टर बुरी हालत में हैं। दरअसल कुछ देर पहले जियांग शियाओतांग वू मुबाई से मिलने गए थे, पर बातचीत की जगह उन्होंने जबरदस्ती घुसकर हमला कर दिया। वो परिवार के लोग उन्हें रोक नहीं पाए। जियांग मास्टर ने वू मुबाई को डांटा कि सालों बाद निकलकर जवान लड़के से पंगा ले रहा है, शर्म आती है, पर वू मुबाई ने धोखे से वार किया। डॉक्टर ने कहा कि जियांग मास्टर की हालत बहुत गंभीर है, अब बचना मुश्किल है, अंतिम इंतजाम कर लो। वुशुआंग टूट गई और डॉक्टरों को कोसने लगी और पिता से कहा कि जल्दी कोई बड़ा डॉक्टर ढूंढो। पिता बेबस होकर उसे गले लगा लेता है। तभी हानचोंग अंदर दौड़ा और वुशुआंग ने पूछा कि डॉक्टर कहाँ है। मैं आगे बढ़कर बोला, डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं ही हूँ। उनकी नसें टूटी, दिल और फेफड़े क्षतिग्रस्त हैं। ये किसी लड़ाई की चोट है, दुश्मन तियानवांग स्तर का लगता है। मैंने पूछा कि जियांग मास्टर को किसने मारा। जियांग परिवार के दूसरे बेटे ने बताया कि वो मुबाई ने धोखे से वार किया था। मुझे जियांग मास्टर का ये एहसान याद रहेगा। वुशुआंग ने मुझे गले लगाकर कहा, दादा को बचा लो, उसके बाद जो कहोगे करूंगी। मैंने उसे दिलासा दिया, हालत गंभीर है पर बच सकते हैं। मैंने कमरे में सिर्फ हान चोंग को रखा और बूढ़े चेन बेईमांग को भी बाहर भेज दिया। जियांग मास्टर को सहारा देकर बैठाया और अपनी अंदरूनी ताकत चलाई। ताकत को सुई बनाकर उनकी भौं के बीच मारी। हान चोंग हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है। बूढ़े चेन बेईमांग को भी मुझ पर भरोसा था, पर जियांग परिवार बेचैन था। वुशुआंग को चिंता थी कि कोई आवाज क्यों नहीं आ रही। मैंने दरवाजा खोलकर कहा, मास्टर ठीक हो गए। दोनों दौड़कर गए, देखा सांसें थम चुकी हैं। मैंने कहा, अभी वक्त नहीं आया, और उल्टी गिनती शुरू की। 3 2 1। गिनती खत्म होते ही जियांग शियाओतांग ने आंखें खोली। वुशुआंग डर गई थी और दादा ने उसे दिलासा दिया, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, ठीक होने तक आराम करिए, 2 दिन तक कोई ताकत मत चलाइए। हान चोंग मुझ पर और भरोसा करने लगा और जियांग मास्टर ने मेरी जान बचाने का शुक्रिया अदा किया। अरे बोले, तुम लड़ाई में माहिर हो और इलाज भी जानते हो, सच में जवान होकर भी कमाल हो। मैंने कहा, ये मुसीबत मेरी वजह से आई, आप आराम करिए, आगे मैं संभाल लूंगा। जियांग मास्टर ने मुझे रोका, वो मुबाई ने तुम्हें मारने को आदमी भेजे हैं, संभल कर रहना। मैंने कहा, वो बूढ़ा कोई तूफान नहीं उठा सकता। चेन बेमांग ने पुकारा, मास्टर आज कहाँ सोएंगे। हानचोंग उसकी चापलूसी देखकर हंसा, अभी तक छोटा भाई था, अब मास्टर बन गया। पीछे से वुशुआंग की आवाज आई, उसे कुछ कहना था। चेन बेमांग ने हानचोंग को खींच लिया, चलो मास्टर के बीच बिजली का तार मत बनो। वुशुआंग उसी वादे के लिए आई थी और शर्माते हुए बोली कि वो वादा सच्चा था। अगले पल उसने खुद मुझे चूम लिया। मैं होश में ही नहीं आ पाया कि वो शर्माकर भाग गई और कहा, वक्त मिले तो फोन करना। मैंने चेन बेमांग को चेताया कि बेहुदा हरकतें न करे और उसने कहा कि माहौल भांपना उसकी खूबी है। मैंने चैन की सांस ली, पर अगले पल दिल मुंह को आ गया। 9वीं मास्टर शियाओ युहान के साथ कॉफी पी रही थी। चेन बेईमांग पलट गया, बुजुर्ग चाहने वाला बनकर दोनों को नमस्कार करने लगा। उसने कहा, मैं मास्टर का नया चेला हूँ, जो कहें करूंगा, बिस्तर हो या काम। मैंने गुस्से में उसे मुक्का मारा, कमीने बूढ़े, तुझ पर भरोसा नहीं। शियाओ युहान ने पूछा कि क्या ये मेरा इंतजाम है, और 9वीं मास्टर से पूछा कि उनमें कौन बड़ा है। 9वीं मास्टर ने गंभीरता से कहा, आज मजाक के लिए नहीं आई। शुआन सुन, हम मिलकर लियू परिवार को खत्म करेंगे। शियाओ युहान ने खुशी से हाँ कहा, पर मुनाफा बटाने की शर्त रखी। 9वीं मास्टर ने मना किया तो शियाओ ने कहा, ठीक है, पर 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, मेरा झूठा बॉयफ्रेंड बना रहेगा। दूसरी, जब बुलाऊं तो हाजिर हो। तीसरी, मेरी हिफाजत करेगा। इस लड़की की सोच अजीब है और मुझे फिर बुरा संकेत मिला। 9वीं मास्टर ने कहा, यह हमारा मामला है, उसे बीच में मत लाओ। अब डोंगलिंग के ज्यादातर लोग उसके काबू में हैं, पर फिर भी शियाओ को साथी बनाना चाहती हैं। लगता है लियू परिवार गिराना आसान नहीं, बस एक नाटक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मान लो। जाते वक्त शियाओ ने कहा, चेन मास्टर, पिछली बार का काम बिगाड़ने का हिसाब बाकी है। 9वीं मास्टर गंभीर होकर बूढ़े को घूरने लगी। उन्होंने कहा कि कुछ बात करनी है। हम कुछ दिन पहले तक अजनबी थे, पर सिर्फ मास्टर के नाम पर तुमने मेरी हिफाजत की। मैंने कहा, मैं अनाथ हूँ, पहली और दूसरी मास्टर ने पाला है, वही मेरा परिवार है। परिवार शब्द सुनते ही 9वीं मास्टर का दिल पिघल गया। पिछले जन्म में भी हम गहरे रिश्ते में थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें डोंगलिंग क्यों भेजा। मास्टर चाहते हैं कि मैं इस दुनिया को देखूं जहां ताकतवर कमजोर को खाता है। 9वीं मास्टर ने असली वजह नहीं बताई, बस प्रिंस से किए वादे की याद आई। मेरी किस्मत अभी शुरू हुई है, मैं जिंदगी भर उसकी हिफाजत करूंगा। 9वीं मास्टर ने कहा, जल्दी आराम करो, कॉलेज की जिंदगी मजेदार हो। मैं हैरान था कि आज मास्टर अजीब क्यों हैं, पर कॉलेज का इंतजार था। तभी मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। कुछ गड़बड़ है, मुझे खून की बू आई। 5 बड़े कातिल आसपास हैं और छत वाला सबसे खतरनाक है, एक झटके में मुझे मिटा सकता है। मैंने ऊपर से कूदकर बचना सोचा और पहले नीचे के 4 को खत्म करने की ठानी। उधर चारों कातिल जल्दी काम निपटाना चाहते थे और कुछ गड़बड़ होने पर छत वाले 5वें को बुलाना था। मैंने उनकी हरकतें देखी। पहला बालकनी में कूदा ही था कि मौत के हाथों ने उसे पकड़ लिया और कड़क की आवाज के साथ काम तमाम। रात में मैं शिकारी बन गया था। दूसरा और तीसरा दरवाजा खोलने ही वाले थे कि पीछे से मौत की आवाज सुनाई दी और उड़ते चाकू उनके माथे पर जा लगे, दोनों ढेर। मैंने सोचा चौथा कहाँ है, तभी हिलते गुलाबी पर्दे के पीछे बिना कपड़ों के वेई एयर नहाती दिखी। मैं शर्मा गया और पर्दा खींच लिया और कहा, सुरक्षा का ध्यान रखो, कोई बदमाश आ जाए तो क्या करोगी।
तभी मुझे पीछे से खतरा महसूस हुआ। बाहर पेड़ पर छिपा निशानेबाज मुझ पर निशाना साध रहा था, पर अगले पल मैं वहां से गायब और उसके सिर पर लात मारकर काम तमाम। उसका बैज भी गिर गया। मैंने बैज उठाकर देखा, वो मुंबई के भेजे लोग हैं, कितनी जल्दी आ गए। मैं छत की तरफ दौड़ा, वहां आखिरी खतरा छिपा था। अगले पल नजारा देखकर दंग रह गया। आरपीजी और कातिल दोनों जमीन पर पड़े थे और कातिल के माथे में दांत कुरेदने की तीली धसी थी। किसने ये किया? भारी हथियार वाले कातिल को चुपचाप खत्म करने वाला कौन है? इसी उलझन के साथ मेरी कॉलेज की जिंदगी शुरू हुई और जन्नत जैसा कॉलेज देखकर रात की बात भूल गया। 9वीं मास्टर ने मेरा कान पकड़ा। लड़कियां देखने में मत डूबो, जल्दी अंदर जाओ। मैंने पूछा कि क्या मास्टर जल रही हैं? उन्होंने झट से कहा, बकवास। मैंने बताया कि कल वाले कातिल वो मुंबई के थे, बहुत जल्दी आ गए। 9वीं मास्टर गंभीर हुई। कोई चुपचाप हमारी हिफाजत कर रहा है। छत वाला कातिल ताकतवर था, फिर भी पल भर में मारा गया। 9वीं मास्टर ने शक जताया कि चेन बेमांग ने मारा होगा, पर उस बूढ़े में कोई ताकत नहीं दिखती। तभी घोषणा हुई, मेडिकल कॉलेज के नए छात्र कमरे 521 में जमा हों। 9वीं मास्टर ने कहा, शरारत मत करना। मैंने कहा, मास्टर को जब याद आएगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्लास में एक लड़के ने मुझे पहचान लिया। बगल वालों ने बताया कि हम सब एक ही कमरे में हैं और दीवार पर लड़कियों की तस्वीरें लगी हैं। दोनों ने नाम बताए। मैं यांग वई हूँ, ये लियू मांग है। पीछे बैठी रहस्यमयी लड़की आंखें बंद किए बैठी थी। प्रोफेसर ली सबका स्वागत कर रहे थे और कहा कि 1 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग होगी। फिर उन्होंने शेन इंस्ट्रक्टर को बुलाया, पर दरवाजे पर कोई नहीं था। सब हैरान थे। तभी पीछे की लड़की ने देखा कि आखिरी बेंच वाली वर्दी में है और किताब गिर गई। शेन इंस्ट्रक्टर ने जमाई लेकर कहा, नींद नहीं आई। फिर उठकर नमस्ते किया। उसका फिगर और वर्दी देखकर यांग वेई बावला हो गया और लियू मांग ने उसे होश में रहने को कहा। उसने मेज पर हाथ पटका और सबको चुप कराया, पर उसकी नजर मुझ पर जम चुकी थी। यांग वेई और लियू मांग उसके प्यार में पड़ गए। 7 दिन की ट्रेनिंग से ताकत और पढ़ाई दोनों बढ़ेगी। मेरी ट्रेनिंग के लिए तैयार रहो, क्योंकि मुझे सब काली विधवा कहते हैं। मुझे अपनी ताकत पर भरोसा था, पर पहले वो मुंबई का काम निपटाना था। मैंने हाथ उठाकर ट्रेनिंग से नाम कटाने को कहा। प्रोफेसर ली ने वजह पूछी और मैंने हकलाते हुए कहा कि पैर में चोट है। काली विधवा खुश हुई, उसे मुझे सबक सिखाने का बहाना मिल गया। उसने कमर पर हाथ रखकर कहा, औरों को छूट, तुम्हें नहीं। और मुझे पूरे मेडिकल कॉलेज का कप्तान बना दिया। आगे की बातें उसी से होंगी। सबको लगा मेरी किस्मत चमक गई, पर दरअसल वो मुझे निशाना बना रही थी। उसने मुझे अलग बुलाया। हम मेडिकल रूम गए। मैं सोच रहा था कि ये सच में पागल है या नाटक, कि उसने मुझे बिस्तर पर पटक दिया और मेरी पैंट उतारकर बड़ी सी सिरिंज से इंजेक्शन लगाने लगी। बोली, जड़ से ठीक करूंगी। मैं घबराया। सिर्फ पैर की चोट है, कैसा इंजेक्शन? वो निशाना साधकर चुभाने ही वाली थी कि मैं बचकर भागा और पैंट ऊपर की। उसने फिर पैंट उतारने को कहा। मैंने कहा, ये बदमाश औरत मुझे फंसाना चाहती है। उसकी आंखें सिकुड़ी और उसने सिरिंज घुमाई। मैंने सोचा, ये औरत गंदा खेल खेलना चाहती है तो मैं भी खेलता हूँ। मैंने उसकी कमर पकड़कर उसे नीचे दबाया और सिरिंज छीन ली। पास से वो सच में खूबसूरत थी, लगभग मेरी मास्ट्रो जैसी। मैंने कहा, क्या मेरा पिछवाड़ा देखना चाहती हो? कहते ही पैंट उतारने लगा तो उसने मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। बेशरम, बदमाश। मैंने कपड़े ठीक किए और कहा कि कल ट्रेनिंग में अच्छा करूंगा। उसने कहा कि खास ट्रेनिंग दूंगी। मैंने सोचा, बस इतना? क्या ये मुझे फंसा नहीं रही? अगले पल उसने दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया और मैंने चेहरे पर हाथ फेरा। इस बार सच में मुश्किल होगी। अगले दिन ट्रेनिंग में वो 2 ताकतवर आदमी लाई और यांग वेई ने कहा कि उसके पास बचने का तरीका है। लियू मांग बीमारी का नाटक करके मेडिकल रूम जाना चाहता था और मैंने कहा, आराम की बात ही मत करो। कल मेडिकल रूम में तो मुझे मार ही डाला था। सब उत्सुक हुए कि क्या हुआ। तभी सीटी बजी, कतार लगाओ। मैंने जल्दी सबको कतार में लगाया। ये औरत खतरनाक है। उसने कहा कि 30 सेकंड में कद के हिसाब से 2 कतारें बनाओ। नाकाम रहे तो सब 10 चक्कर लगाओ। सब घबराए, वो 20 किलोमीटर होगा। शेन इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा कि कप्तान होकर कुछ करो। मुझे तरकीब सूझी। मैंने कहा, सब पहले एक साथ जमा हो, सबसे लंबे आगे खड़े हों, बाकी चारों तरफ खड़े होकर उन्हीं के हिसाब से कद मिला लो। शेन इंस्ट्रक्टर ने सोचा, इस लड़के में नेतृत्व की कला है। वक्त खत्म होते ही बोली, कतार अच्छी बनी। फिर कहा, मेडिकल विभाग में 72 लोग हैं, अभी सिर्फ 45 आए हैं, बाकी 27 कहाँ हैं? कप्तान जवाब दो। मुझे पता था ये औरत मुझे नहीं छोड़ेगी। उसने मुझ पर लापरवाही का इल्जाम लगाकर 10 चक्कर लगाने की सजा दी। मैंने कहा, ये मुझे जानबूझकर सता रही है। वो बोली, शिकायत है तो अंदर ही रखो। वांग इंस्ट्रक्टर से कहा कि मेरे पूरे चक्कर तक नजर रखें। मैंने चिताया, देख लूंगा। वो बोली, अब 20 चक्कर होंगे, यानी 40 किलोमीटर, मौत से बदतर सजा। मैंने सोचा, ये इंस्ट्रक्टर है, सख्त हुई तो कुछ नहीं कर सकता। 20 चक्कर सही। वो इतराकर बोली, मुझसे पंगा लेना अभी बाकी है। 20 मिनट में मैंने 20 चक्कर पूरे कर लिए। सब हैरान थे कि मुझ पर थकान का असर ही नहीं हुआ। शेन इंस्ट्रक्टर ने कहा, ट्रेनिंग शुरू, 50 पुशअप। मुझे लगा ये तो आसान है, पर अगले पल उसने मुझे अलग खास ट्रेनिंग पर बुलाया। मैंने गुस्से में कहा, इंस्ट्रक्टर मैं घर जा रहा हूँ। उसने कहा, इंस्ट्रक्टर का अपमान, 300 पुशअप। मैंने विरोध किया, पर कोई फायदा नहीं। मजबूरन मुझे करना पड़ा और मन में कहा, देख लूंगा, एक दिन हिसाब चुकता करूंगा। तभी उसने मुझे बुलाया और अगले पल मेरी पीठ पर बैठ गई। मैंने कहा, मैं तुम्हें हराऊंगा, पर उसने कान में कहा, जल्दी पुशअप करो। मैंने पूरी ताकत से 300 पुशअप पूरे किए।
और बाकी छात्र धीरे धीरे हार मान गए। यांग वेई का तो बुरा हाल था। लियू मांग ने मेरी ताकत की तारीफ की, 300 भारी पुशअप भी पूरे कर लिए। मैंने फिर उसे चुनौती दी। शेन इंस्ट्रक्टर को मेरी हिम्मत पसंद आई, पर बोली पहले हुआंग इंस्ट्रक्टर को हराना होगा। हुआंग इंस्ट्रक्टर ने कहा, मैं आसान नहीं हूँ। मैंने कहा, जो करना है करो। उसने जोरदार मुक्का मारा। मैंने कहा, जायंट ऐप रियल्म की चोटी है, मुझे क्या करेगा। सीधा मुक्के से टकराया। अगले पल धूल उड़ने लगी। सब हैरान थे कि मैंने हुआंग इंस्ट्रक्टर का वार रोक लिया। उसने शाबाशी दी और फिर तेजी से हमला किया और घुटने से मेरा सिर पकड़ने आया, पर मैं पल भर में गायब होकर उसके सिर के ऊपर से निकला और उसकी गर्दन पर वार किया। हुआंग इंस्ट्रक्टर दर्द से घुटनों पर गिरा और मैंने उसे भी वार लौटाया। शेन ने सोचा इस लड़के को गुस्सा दिलाया तो सच में हाथ चला देगा। उसने मेरी लात रोक ली और मैंने सोचा इस औरत में कितनी ताकत है। मैं पीछे हट गया। दोस्तों ने कहा, संभल कर, मारो इसे। शेन ने अंदरूनी ताकत चलाई और कहा कि मुझे चुनौती देने की औकात है। मुझे उसकी ताकत से खतरा महसूस हुआ। मैंने अपनी पाम स्ट्राइक चलाई, पर उसने एक उंगली से रोक लिया। गुस्से में मैंने ताकत को धार बना दिया। दोस्त हैरान थे कि मैं ताकत को आकार दे सकता हूँ, और वो भी आम नहीं है। शेन भी चौंकी और अगले पल धमाका हुआ। सब मेरी ताकत देखकर दंग थे। शेन ने कहा, इतनी ताकत से चुनौती दे रहा है। मैंने सोचा ये औरत आसान नहीं। मैंने छलांगे लगाकर हमला किया और उस पर शरारती वार किए। शेन मेरी इन घटिया चालों से भड़क गई और मुझे गिराने पर आमादा हुई। मैं बचते हुए उसकी कमर पकड़कर उसके पिछवाड़े पर हथेली मार दी। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। शेन चीखी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और उसने मेरे निचले हिस्से पर लात चलाई। मैंने उसे काबू में किया और वो पीठ पर मुक्के मारती रही। बदमाश, छोड़ मुझे। मैंने कहा, पहले वादा करो कि नीचे उतरकर मारोगी नहीं। उसने मजबूरन हाँ कही और मैंने कहा, नेक इंसान की बात 4 घोड़ों जैसी पक्की होती है। अगले पल उसने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। बेशरम बदमाश, किसने कहा मैं नेक हूँ? आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने हार मानते हुए कहा, मैं हार गया। शेन इंस्ट्रक्टर हारे हुए को नहीं मारते, पर उसकी ताकत मुझसे ऊपर है। गुस्सा छोड़ दे तो मुझे बस थोड़ा सा सबक सिखाएगी। शेन ने कहा, मौत की सजा तो माफ, पर सजा तो मिलेगी, बांधो इसे। हुआंग इंस्ट्रक्टर ने सोचा तरीका गलत पर सजा सही, पर गुस्से में औरत नहीं मानती, बांधने की धमकी दी। दोनों ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा, वादे से मुकरना ठीक नहीं। शेन ने अपनी बेल्ट निकाली। मैंने हाथ पैर चलाए। ऐसे वादा तोड़ोगी तो लोग कैसे भरोसा करेंगे? वो बोली, बकवास बंद, पिछवाड़ा आगे कर। मैंने सोचा एक चाबुक पड़ी तो आधी जान जाएगी। ये औरत सच में मुझे मारने पर तुली है। अब समझा कि औरतों से दलील नहीं चलती। मैंने जोर से मदद मांगी, बचाओ, देखो इंस्ट्रक्टर मार रही है। मैंने तीनों दोस्तों को इशारा किया और यांग वेई बोला, चिन शुआन अच्छा छात्र है, ऐसी सजा ठीक नहीं। लियू मांग बोला, वो आपकी बात मानता है, दौड़ और पुशअप सब किया, ऐसे मारना दिल दुखाता है। और बोला, मेरा दिल तो टूट ही गया। बाकी छात्र भी कहने लगे कि लड़ाई में चोट आम बात है, ये नियम का उल्लंघन नहीं है, ये तो जानबूझकर बदला लेने जैसा है। शेन गुस्से में बोली, इस लड़के ने सबको भड़काना सीख लिया। फिर बोली, आज के लिए छोड़ रही हूँ, पर याद रखना ये बदला लूंगी। मैंने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। तभी फोन बजा। 9वीं मास्टर ने बताया कि वो मुंबई की फौज डोंगलिंग पहुंच गई है। शियाओदाओ गैंग उन्हें बहकाएगा, पर निशाना मैं हूँ। मैंने शेन इंस्ट्रक्टर को देखकर कहा, समझ गया। यांग वेई और लियू मांग साथ चलना चाहते थे, पर मैंने कहा कि छोटी बात है, निपटाकर खाना खिलाऊंगा। गेट पर शियाओदाओ गैंग का बॉस मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने पूछा, लियू परिवार और सनवुजी का क्या हाल? बॉस ने बताया, 9वीं मास्टर लियू परिवार पर वार कर रही हैं। सनवुजी बेचैन होकर वो मुंबई की फौज में छिप गया है। मैंने ठंडी हंसी से कहा, सब साथ आए तो अच्छा है, वक्त भी बचेगा, आज अच्छी कसरत हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मैं सूनी गली में अकेला चल रहा था। शियाओदाओ गैंग की जानकारी के हिसाब से ये जगह मारकाट के लिए सही है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, बाहर आ जाओ, छिपना छोड़ो। घात लगाए वो की फौज चारों तरफ से निकल आई। 300 ट्रेंड सैनिकों ने मुझे घेर लिया। भीड़ के भरोसे उनका सरदार अकड़ता हुआ बोला, छेन मास्टर नमस्कार, मैं वो मुंबई का सेनापति हूँ, आज तुम्हारी जान लेने आया हूँ। मैंने बिना लिहाज कहा, मरने वालों के नाम जानने की मुझे आदत नहीं। वो मुंबई, वो बूढ़ा कहाँ है? सरदार गुस्से से भड़क गया, अकड़ने वाले, तुझे मारने के लिए वो मुंबई की जरूरत नहीं। उसने बड़ी तलवार उठाकर हुक्म दिया, इसे टुकड़ों में काट दो। उधर 9वीं मास्टर लियू परिवार को चुपचाप निगल रही थी और बाजार का आधा हिस्सा हथिया चुकी थी। शियाओ परिवार के साथ मिलकर 3 दिन में लियू परिवार खत्म हो जाएगा। तभी बाहर की आहट ने दोनों का काम रोका। बॉडीगार्ड चिल्लाया, ये निजी जगह है, भाग जाओ। अगले पल शेन इंस्ट्रक्टर दरवाजा तोड़कर अंदर आई। बोली, 9वीं बहन, दूर से मेहमान आया तो स्वागत भी नहीं करती। 9वीं मास्टर चौंकी, ये तो सालों बाद दिखी शेन चुयुन है। उस बदमाश ने तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है, पर उसकी ताकत अभी कमजोर है। और 7वीं बहन उसी के लिए डोंगलिंग आई है। वो मुझे तमाशा दिखाने ले जाना चाहती थी। उधर मैं 300 लोगों से घिरा था। मैंने शांत होकर अपनी ताकत जगाई। ये दुनिया ताकतवर की ही है, खूंखार दुश्मनों के बीच जीने के लिए। बिना रुके मारना ही एक रास्ता है, जब तक दुश्मन खत्म न हो। मैंने तेजी से वार किए और शेर की तरह भीड़ में घुस गया। बिना रहम किए पल भर में सबको ढेर कर दिया। सरदार की आंखों में डर आया और मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखकर पूछा, बता वो मुंबई कहाँ है? अगर छिपता रहा तो पूरा वो परिवार खत्म कर दूंगा। सरदार ने गुस्से में तलवार उठाई, तो मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा।
मैंने सिर्फ 2 उंगलियों से उसे काबू कर लिया। मेरी नजर से वो कांप गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैंने उसका पूरा वार नंगे हाथ रोक लिया। फिर मैंने उसे लात मारकर उड़ा दिया। क्या एक वार मेरे नाखून काटने लायक भी नहीं? अब असली एक वार देखो। पहला वार वो परिवार के पापों पर, दूसरा उसके साथ देने पर, तीसरा सीधे उसकी छाती में। ये वार तेरी बुरी सोच पर, और एक वार वो मुंबई के लिए बचा रहा हूँ, जियांग मास्टर का बदला लेने के लिए। सरदार को मौत करीब दिखी, पर फिर भी चिल्लाया कि वो मुंबई से बड़ा कोई नहीं। अगले पल मेरी तलवार ने उसका गला काट दिया। इतना नाटक बेकार था। मैं लाशों के बीच खड़ा था। वो परिवार की पूरी 300 की फौज खत्म। तभी हान चोंग फोन लेकर दौड़ा आया। उसके पिता हान गवर्नर को एक अजीब बीमार औरत मिली है। वो शिंदू की खास शख्सियत है, गलती हुई तो सिर जाएगा। भाई, मेरे पिता की मदद करो। मैंने हाँ कहा। हम हेलीकॉप्टर से पड़ोसी लियांग शहर पहुंचे। लड़की का इलाज कर रही लू डॉक्टर को लगा कि हम कोई बड़े अफसरों के बेटे हैं, और हिकारत भरी नजर से देखकर मेडिकल रूम में बैठक के लिए चली गई। वहाँ कई नामी डॉक्टर बीमारी पर बात कर रहे थे। मरीज बेहोश थी और शरीर बर्फ जैसा ठंडा, खून जमने लगा था। सबने मिलकर गर्म करने का तरीका चुना। पर लू डॉक्टर ने दरवाजा खोलकर कहा कि ऐसा करने से तापमान बढ़ने से पहले ही लड़की जल जाएगी। हान गवर्नर समझ गए कि ये डॉक्टर बेकार हैं और लड़की को मार ही डालते। उन्होंने लू डॉक्टर से सलाह मांगी, पर वो भी बेबस थी। ऐसा मरीज पहली बार देखा। तभी हान चोंग मुझे लेकर आया। पिता, यही मेरा बताया डॉक्टर है, इसे आजमाने दो। बूढ़े डॉक्टरों ने मुझ पर भड़कते हुए कहा, ये कहाँ का लड़का है? हम नामी डॉक्टर बेबस हैं और तू इलाज करेगा? लू डॉक्टर को भी मुझ पर शक हुआ। उसे लगा मैं हान चोंग के जरिए ऊंचाई पर चढ़ना चाहता हूँ, पक्का ठग हूँ। हान गवर्नर ने मुझसे भरोसा पूछा। दुनिया में कोई पूरा भरोसा नहीं देता, पर मुझे मरीज देखने दो। इन बूढ़ों से तो बेहतर कर ही लूंगा। बूढ़े डॉक्टर भड़के, किसे बूढ़ा कह रहा है? लू डॉक्टर ने मेरी परीक्षा लेने के लिए लड़की के लक्षण बताए और मेरा तरीका पूछा। मैंने कहा, सुई से रिवर्स ब्लड तकनीक चलाकर खून को उल्टा बहाऊंगा, फिर नसें बंद करके गर्म करूंगा। इससे लड़की बच जाएगी। बूढ़े चिढ़ गए। कैसी रिवर्स ब्लड तकनीक? ये तो बेवकूफी है, हमने ऐसा कभी सुना ही नहीं। पर लू डॉक्टर को लगा कि मुझ में कुछ तो हुनर है, शायद मैं सच में ठीक कर दूं। हान गवर्नर ने मुझे मरीज देखने की इजाजत दी। लड़की बहुत प्यारी थी, पर मरती हुई सी बिस्तर पर पड़ी थी। मैंने देखते ही कहा, ये ठंड का शरीर है, 1 घंटे में इलाज नहीं किया तो मर जाएगी। मैंने सुई निकालकर रिवर्स ब्लड तकनीक से इलाज शुरू किया। तभी एक और बूढ़ा दरवाजा तोड़कर अंदर आया। रुको, कैसी रिवर्स ब्लड तकनीक? बकवास है। उस बूढ़े को देखकर सबने राहत की सांस ली। ये देश के 10 बड़े डॉक्टरों में से एक हैं और लड़की के भाई हैं। इनकी इज्जत तो हान गवर्नर भी करते हैं। बड़े आदमी को आते देख गवर्नर ने मुझे जाने को कहा। हान चोंग ने माफी मांगी। भाई, शेंदू से लोग आ गए, अब वही संभालेंगे, चलो खाना खाते हैं। मैंने रहस्यमयी मुस्कान दी। मुझे पता था मामला आसान नहीं और जल्दी कोई मुझे बुलाने आएगा। खाने के बाद लड़की का भाई मिनिस्टर हुआंगफू खुद दौड़ कर आया। चेन डॉक्टर, कृपया मदद करो, मेरी बहन की हालत बिगड़ रही है। मैंने कहा, वक्त कम है, जल्दी चलो। उधर 2 बूढ़े कह रहे थे कि उस लड़के को हान गवर्नर खुद बुलाने गए, पर वो आकर भी बेकार है। एक बोला, जन्म से पढ़े तो भी इतनी कम उम्र में इलाज नहीं सीख सकता। दूसरा बोला, ठीक कर दिया तो मैं इसे गुरु मान लूंगा। मैंने पीछे से कहा, अगर मैंने ठीक कर दिया तो तुम दोनों मुझे गुरु बुलाओगे और जियांगझोउ की मेडिकल दुनिया का मुखिया बनूंगा। दोनों बोले, आकड़ दिखाता है, पर हार गया तो? मैंने कहा, मैं हारूंगा नहीं, और हारा तो जो कहो करूंगा। मैंने लू डॉक्टर से कहा कि मेरे साथ कमरे में चलो और बूढ़ों से कहा कि ये दवा बनाकर बड़े टब में भरो। बूढ़े मेरे हुक्म से भड़के, पर हान गवर्नर ने उन्हें डांटकर चुप कराया। तभी मिनिस्टर हुआंगफू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चेन डॉक्टर, मेरी एक ही बहन है, सब आपके भरोसे है। मैंने पसीने से लथपथ देश के बड़े डॉक्टर झू यानवांग को देखा। लगता है उनके हाथ जवाब दे चुके हैं। झू यानवांग ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि पूछा कि क्या मैं सच में रिवर्स ब्लड तकनीक जानता हूँ। मैंने कहा, बिल्कुल, पर इलाज का तरीका राज है, आप बाहर जाइए और सुइयां छोड़ जाइए। जाते वक्त उन्होंने चिताया, मरीज की हैसियत बड़ी है, गड़बड़ मत करना। मैंने बेचैनी से कहा, ठीक है, जल्दी बाहर जाइए। इस लड़की की खूबसूरती कमाल थी, ऐसी हसीना मर जाती तो बड़ा नुकसान था। ओरे परमारी गर नताली देख देन बाप नती तोरी हवा ना मेहा दियान त्याबती अजर टाकते का डेट पोंके का पाल एक किंचु कंटे कर एरेकता पिगत ग्यातु को नाइडी और इती गबोगी बच्ची केन युको तिदु और ती देसीबा एक कुपिंबाल दायरे दा तंगाई किमाई कराची पिउ कैसका आतिले कान दा डेकर अब मां कॉल फ्रॉम पार्टी बर्दी अपियम नाइट व्यापक साड़े की टाबर टरते का और थन एरिकमेंट खेस कान के। पर मुझसे मिलकर उसकी किस्मत बदल गई। मैंने लू डॉक्टर से लड़की के कपड़े उतरवाकर टब में डालने को कहा। लू डॉक्टर चीखी, तुम पैंट क्यों उतार रहे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, अंदर जाना है, कपड़े भीग जाएंगे। वो बोली, इनकी इज्जत बड़ी है, ऐसे इलाज की बात पता चली तो बदनामी होगी। मैंने कहा, इसीलिए तो तुम यहाँ हो, देर हो रही है, सुइयां जल्दी दो। अगले पल मैंने सुइयों से लड़की के शरीर को भर दिया। लू डॉक्टर गुस्सा होने ही वाली थी कि देखकर दंग रह गई। क्या ये सच में कर सकता है? ये ठंड का शरीर है, जन्म से ठंडी ताकत रखती है, जो उम्र के साथ बढ़ती है और चरम पर पहुंचते ही जिंदगी खत्म हो जाती है। इसके जिंदा रहने का राज कोई बड़ा डॉक्टर ही जान सकता है। मैंने 2 उंगलियों से 36 नसें बंद की। ये ठंडा शरीर सच में मुश्किल है। मेरी आधी ताकत खर्च हो गई। मैं निकलने ही वाला था कि मरीज ने मेरी टांग पकड़ ली और बोली, कितना आराम मिल रहा है। बाहर मिनिस्टर हुआंगफू बेचैन थे, इतनी देर से कोई आवाज क्यों नहीं। हान गवर्नर ने दिलासा दिया, बिटिया की किस्मत अच्छी है, जरूर ठीक होगी।
अगले पल मैं बिखरे कपड़ों और घबराए चेहरे के साथ कमरे से भागा। मिनिस्टर हुआंगफू ने पूछा कि क्या तरीका काम आया। बूढ़े ने कहा, घबराए चेहरे से ही पता चल गया। हान चोंग ने जल्दी बताने को कहा। मैंने कहा, किसने कहा? मैं हारा, बस मिनिस्टर की बहन। हाँ, कामयाब हो गया। तभी लू डॉक्टर ने बचाई लड़की को बाहर निकाला। दोनों बूढ़े दंग रह गए। ये कैसे मुमकिन? सच में ठीक कर दिया। जू यानवांग भी मेरे कमाल से हैरान थे। हान चोंग ने मेरा घबराया चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ? और मिनिस्टर ने बहन का हाल पूछा। जू यानवांग चौंके। ठंडी ताकत गायब, जड़ बाकी है, बीमारी लौटेगी, पर इलाज से उम्र कम से कम 1 साल बढ़ी। मिनिस्टर ने बहन को डांटा, शरीर खराब है फिर भी घूमती है, अच्छा हुआ डॉक्टर मिले, वरना पिता को क्या जवाब देता। लड़की शर्माकर बोली, ठीक हूँ, मेरे पति ने मुझे ठीक कर दिया। सब उसकी बात सुनकर दंग रह गए और मैं जमीन में धंसना चाहता था। हाँ, इलाज करने वाला ही मेरा पति है। उसने मेरा पूरा शरीर देख लिया तो मुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी। हान चोंग ने मुझे रोका। भाई, लगता है तुम मुसीबत में पड़ गए। मैं मन ही मन कांप रहा था और बोला कि इलाज करना मेरा धर्म है। हान गवर्नर ने कहा, सोच लो, हुआंगफू परिवार की बेटी से शादी लाखों लोगों का सपना है। मिनिस्टर ने भी कहा, ये लड़का इलाज में माहिर और निडर भी है, अच्छा वर साबित होगा। तभी लड़की चिल्लाई, पति, और दौड़कर मुझसे लिपटने आई। मैं पसीने पसीने हो गया। मिनिस्टर की बहन, संभलो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। लड़की ने कहा, मेरा शरीर देख लिया तो मेरे ही पति हुए। मैंने बहाना बनाया कि मिनिस्टर की बहन की हालत अभी नाजुक है, आराम करने भेजो। मिनिस्टर ने कहा, बेटी, डॉक्टर की बात मानो, बीमारी से मजाक नहीं, और उसे उठाकर लू डॉक्टर को सौंप दिया। मैंने राहत की सांस ली और हान चोंग ने मजाक किया और वो तो गोबियोक तरगुचीदी तिनमग यूबिन रिस्टन एरिचकीट बरचीट तो तफरे के डेट कुजीर आके गहाकत कुसिल बरखाने की दल बहुत दम वर्तिंग कहनस्तिंगते बरनामा दे आके जगतन अबिन अधिक नस्कुगर सिकीक आरकरी अमज अका बतकन मित्र अकन पिली इकनाला। चेन भाई, क्या किस्मत है, शाही परिवार की बेटी तुम पर दिल हार गई। मैंने कहा, बकवास मत कर, चाहिए तो तुझे दे दूं। फिर भागते हुए दोनों बूढ़ों को रोका। मैंने कहा, आज की बाजी मैं जीता। अब जियांग झोउ की मेडिकल दुनिया का मुखिया कौन पता है? दोनों बूढ़ों ने हाथ जोड़कर कहा, हमारी नजर कमजोर थी, माफ करें, हार मानते हैं। अब जियांग झोउ की मेडिकल दुनिया आपकी हुक्म के अधीन है। मिनिस्टर भी शुक्रिया अदा करने आए। बोले, इस एहसान का जवाब शब्दों में नहीं, जब चाहो मदद लो। फिर रात का खाना पूछने लगे, पर मैं हान चोंग को खींच कर चला। मुझे जल्दी है। तभी बड़े डॉक्टर झू यानवांग ने रोका। चेन डॉक्टर, इतनी कम उम्र में कमाल का इलाज, अगले महीने की जियांगझोउ की मेडिकल सभा में आओगे? मैंने कहा, सोचकर बताऊंगा, पर अभी जल्दी है। हान चोंग ने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों, और मैंने आहा भरकर कहा, आप पता नहीं, वो मिनिस्टर की बहन बहुत चिपकू है, मुझसे लिपटकर पति पति चिल्लाती है, कौन झेले? चलो जल्दी निकलो वरना फिर फंस जाएंगे। लू डॉक्टर को लगा कि मैं सच में अच्छा लड़का हूँ। इस नए छात्र को दर्जनों लड़कियों ने घेर लिया, सब उसे चाहती थी। मैं चिल्लाया, अरे वहाँ हाथ मत डालो। तभी शेरनी ने सबको डांटा और मेरा पहला मिला फूल कूड़े में फेंक दिया। बॉडीगार्ड ने पूछा, 9 मास्टर हैं, पर गुरु कभी क्यों नहीं दिखे? ये बदकिस्मत नया छात्र आते ही लड़कियों से घिर गया और कुछ तो चिल्ला रही थी कि उसे बच्चा चाहिए। अनजान मैं घबरा गया। अगले पल मुझे घेर लिया गया। ये क्या हो रहा है? कमरे के दोस्त जल रहे थे। इतनी सारी दीदियां कैसे संभलेगा? यांग वेई को भी ईर्ष्या हुई। लिऊ मांग ने कहा, हमारे लिए थोड़ा छोड़ दो। तभी शेन इंस्ट्रक्टर आई और सोचा कि कहीं लड़ाई तो नहीं, पर मुझे फूलों में दबा देखकर बोली, मजे कर रहा है? मैं चिल्लाया, किसने चूमा? वहां हाथ मत डालो। तभी जोरदार चीख आई, सब भागो वरना बुरा होगा। शेरनी को आते देख सब भाग गए। उसने कहा, ट्रेनिंग के दौरान प्यार मना है और मिला सामान जमा करो। पहली बार लड़की से तोहफा मिला था, दुख हुआ पर मजबूरन जमा कर दिया। उसने चेताया, अगली बार किसी औरत का सामान लिया तो बुरा हाल करूंगी, और कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, कल मेरे साथ बाहर जाना है। देश की कानून इन्फोर्समेंट टीम नए लोग ले रही है और ट्रेंड छात्रों में सिर्फ तुम चुने गए हो। मैंने पूछा, बड़ी पोस्ट है, पगार कितनी? उसने कहा, बस इतनी ही सोच है। फिर समझाया, ये टीम सेना से अलग है, दोनों से ऊपर, और बड़े अफसरों पर नजर रखती है। किसी की गलती पर सजा देने का हक इसी टीम के पास है। अब समझे पोस्ट कितनी बड़ी है। मैं खुश हो गया। ये तो बादशाह से भी ऊपर की बात है, अब मुझसे कौन पंगा लेगा? उसने कहा, ज्यादा खुश मत हो, टीम में आने के लिए कड़ी परीक्षा पास करनी होगी। कल सुबह मेरे साथ ड्रैगन आर्मी के कैंप चलना है, देर की तो पिछवाड़ा फाड़ दूंगी। मैंने सोचा, ये इंस्ट्रक्टर सख्त है पर दिल से अच्छी है। अब घर जाकर 9वीं मास्टर को बताऊं। घर पहुंचते ही बूढ़े चेन बेईमांग ने जोश से स्वागत किया। मास्टर आ गए। उसने कहा, यहाँ सिक्योरिटी का काम करके पेट भर जाता है, मजे हैं, और बोला कि बड़ी मालकिन पर नजर रखूंगा। मैंने कहा, भाग, वो मेरी मास्टर है। बूढ़े ने कहा, रोज मास्टर मास्टर करते हो, पर तुम्हारे गुरु कभी दिखते ही नहीं। मुझे सोच में डाल दिया। मैंने भी कभी पहली दूसरी मास्टर से गुरु के बारे में नहीं पूछा। गुरु कौन है वो आज तक नहीं आया। बूढ़े ने कहा, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा ही, आगे चलकर सब समझ आ जाएगा। मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर जाकर चिल्लाया, 9वीं मास्टर। मैं आ गया। 9वीं मास्टर खुश हुई। मैंने बताया कि कल बाहर जाना है, इसलिए पहले ही बता दिया। 9वीं मास्टर ने मजाक किया, कहीं कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? मैंने हंसकर कहा, नहीं, ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर के साथ परीक्षा देने जा रहा हूँ, कामयाब हुआ तो बड़ी पोस्ट मिलेगी। 9वीं मास्टर ने फिर मजाक किया, वो इंस्ट्रक्टर कितनी सुंदर है, कहीं उस पर दिल तो नहीं आ गया?
मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो तो पूरी शेरनी है, जो उसके हाथ लगेगा उम्र भर नहीं उठेगा। नौवीं मास्टर हंस पड़ी और बोली कि शेन इंस्ट्रक्टर की बात मानना, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मन ही मन बोली, आखिर वो भी मेरी तरह तुम्हारी है। अगले दिन हम खास जहाज से जंगल के अंदर पहुंचे। देश की 9 आर्मी लाखों सैनिकों से जमीन की हिफाजत करती हैं। इस परीक्षा के लिए ड्रैगन आर्मी का कैंप लिया गया और निगरानी शेंदू के लोग कर रहे हैं, बहुत सख्ती से। 8 में से सिर्फ 3 चुने जाएंगे। मैंने भरोसा दिलाया कि शर्मिंदा नहीं करूंगा। शेन चुयुन खुश हो गई और बताया कि जासूसी से बचने के लिए कैंप गहरे जंगल में है, अब पैदल चलना होगा। तभी पीछे से सूचेंग आया, इस सूनी जगह में ऐसी सुंदरी। उसकी नजरें शेन पर अटक गईं और वो सोचने लगा कि रास्ते का साथी मिल गया। मैंने कहा, कैंप कितना सूना है, क्या जंगल में जीने की परीक्षा होगी? सूचेंग ने बात काटी, सुंदरी, ये जंगल मना है, पर्यटक नहीं आ सकते। और अकड़कर बोला, मैं गुआंगलिंग का सूचेंग हूँ, जान पहचान कर लें। मैं समझ गया कि वो भी परीक्षा के लिए आया है। शेन ने बेरुखी से पूछा, तुम कौन हो? सूचेंग समझा कि हम घूमने आए हैं और बोला कि आगे मना क्षेत्र है, बिना मेरे जैसे रसूखदार के अंदर नहीं जा सकते। शेन ने गुस्सा दबाकर कहा, भागो, पर वो नहीं माना और बोला, ये गुआंगलिंग के सू परिवार का वारिस है, इसकी नजर पड़ना तुम्हारी किस्मत है। शेन भड़कने ही वाली थी कि मैंने उसे बाह में ले लिया और कहा, मेरी गर्लफ्रेंड की फिक्र मैं कर लूंगा, सू परिवार का वारिस? तुम सब बस बुरी नियत वाले हो। फिर शेन को लेकर चल दिया और कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा रहा हूँ, छुपकर मत देखना, शर्म आएगी। उसके साथी बोले, गुआंगलिंग में इतनी अकड़, यहाँ कोई नहीं है, खत्म कर देते हैं। सुचेंग ने गुस्सा दबाया, ड्रैगन आर्मी के कैंप में अभी मारना ठीक नहीं, परीक्षा के बाद इसे जरूर मारूंगा। मैं मौका पाकर शेन की कमर थामे था और उसने डांटा, बदमाश, कब तक छुएगा? मैंने कहा, वो देख रहे हैं, नाटक पूरा करना है वरना पकड़े जाएंगे। पर तुम्हारा फिगर कमाल है, पतली कमर। और उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया और कहा, अब छुआ तो हाथ तोड़ दूंगी। मैंने कहा, इंस्ट्रक्टर छोड़ो, हाथ टूटा तो परीक्षा कैसे दूंगा? तभी एक बड़ी गाड़ी आई, उसमें से आदमी उतरा और घबरा कर बोला, शेन मिनिस्टर। आखिर मिली। शेन चौंकी और मुझे बताया कि ये शेंदू के दफ्तर के शिया लीडर हैं, इस परीक्षा के निगरानी अफसर। मैंने उन्हें देखकर मुस्कुराया। शिया लीडर ने कहा, शेन मिनिस्टर, सूरज देश का जासूस गुआंगडोंग भाग गया, हमें मिलकर पकड़ना है। सीमा पार कर गया तो पकड़ नहीं पाएंगे। ड्रैगन आर्मी का जहाज तैयार है। शेन ने मुझे साथ चलने को कहा, कभी ना कभी तो ये करना ही है, इसे ट्रेनिंग समझो। आधे घंटे बाद जहाज जगह पर पहुंचा। शेन ने कहा, शांत रहकर मेरे पीछे चलो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। मैंने सोचा, मुझे भी लड़ने से रोक रही है। दोनों जहाज से कूद पड़े। मैं चौंका, सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से। क्या ये तियानवांग रियल्म है? नहीं, ये झांगशेन रियल्म है। जहाज 5 मीटर नीचे आया और टीमें बट गईं, एक बाईं, 2 दाईं, 3 आगे। जासूस दिखते ही संकेत भेजना। मैं चिल्लाया, मेरा इंतजार करो, पर सब भाग चुके थे और मैंने कहा, मुझे साथ नहीं खेलना। फिर खुद खेलने की ठानी। पहली मास्टर ने मुझे भेड़ियों से लड़ाया था, मैं कभी नहीं हारा। जासूसी और पीछा करने की कला में तो मैं माहिर हूँ, बस सही रास्ता पकड़ना है। ये तरीका हमेशा काम आया, यही सबसे छोटा रास्ता है। तभी कानों में सरसराहट आई। मैंने सोचा, क्या किस्मत है, तुरंत मिल गया। लॉटरी खरीदनी चाहिए। सूरज देश का जासूस भाग रहा था और मैंने तलवार से हमला किया। जासूस ने तलवार खींचकर कहा, कीड़े, इस समुराई पर हमला करता है। उसने जोर से वार किया। मैंने तलवार से रोका, पर अगले पल समझ गया कि ये झांगशेन रियल्म का है, आमने सामने तो मैं मर जाऊंगा। जासूस ने कहा, देश में कोई बड़ा नहीं बचा, कीड़े भेजे हैं, मरना तय है। मैंने छुपकर क्रॉस स्लैश मारा। जासूस ने जोर से तलवार चलाई और मैंने आसमानी कदम से बचकर दोबारा हमला किया। जासूस को मेरी रफ्तार पर यकीन नहीं हुआ। मैंने पूरी ताकत से ड्रैगन गॉड स्लैश चलाया, पर उसने रोक लिया और धमाका हुआ। देख रहे कमांडर ने सोचा, ये लड़का दिलचस्प है, जायंट ऐप रियल्म का होकर झांगशेन की चाल से बचा। लिन शानहे बोले, शेंदू के बच्चे अच्छे हैं, पर ये उससे कम है, मुझे बचाना पड़ेगा। कमांडर ने कहा, रुको, देखें और क्या करता है। तभी मैं जोर से गिरा। जायंट ऐप का कीड़ा मेरे 2 बार झिल गया। मैंने सोचा, ये सूरज देश का बदमाश बहुत ताकतवर है, इंस्ट्रक्टर नहीं आई तो मर जाऊंगा। जासूस ने उछलकर हमला किया। मैंने तलवार से रोकने की कोशिश की, पर मेरी तलवार टूट गई। अब सिर्फ एक रास्ता बचा, रिवर्स 3 चालें। ये ड्रैगन गॉड आर्ट की बड़ी चाल है, पर मेरी ताकत अभी इसे झेल नहीं सकती। चलाई तो पूरी ताकत निचुड़ जाएगी। जासूस ने ऐसी ताकत कभी नहीं देखी। पहली चाल, या मैं या तुम। मैंने पूरी ताकत से वार किया और धमाका हुआ। मैं दूर जा गिरा और मुंह से खून निकला। जासूस ने बड़ी मुश्किल से मेरी चाल रोकी और कहा, कीड़ा होकर मुझसे 3 बार टकराया, पर अब मरना तय है। मैंने दांत पीसकर कहा, क्या मैं सच में इस सूनी जगह मर जाऊंगा? मैं अभी कुंवारा भी हूँ। तभी आसमान से गूंजती आवाज आई, पराये देश का कीड़ा, इतनी अकड़। धमाका हुआ और धुआं छाटा तो मैं दंग रह गया। झांगशेन रियल्म का जासूस पल भर में मर गया। किसने मारा? लड़के, तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है, मेरी ड्रैगन आर्मी में आओगे? उसने हाथ बढ़ाया। मैं लिन शानहे हूँ। तभी शेन की चीख आई, बदमाश, मैंने कहा था हाथ मत डालना, मेरी बात क्यों नहीं मानता? उसने मेरा हाल पूछा और गाल पकड़कर कहा, झांगशेन से टकराना 9 जान भी होती तो कम पड़ती। अगले पल मैंने खून उगला और उसकी गोद में गिर गया। होश आया तो सोचने लगा कि किस्मत अच्छी थी, ड्रैगन गॉड आर्ट नहीं होती तो झांगशेन की तलवार का शिकार हो चुका होता। मैं शेन इंस्ट्रक्टर को ढूंढने निकला और बाहर का नजारा देखकर दंग रह गया। ये ड्रैगन आर्मी सच में कमाल है। पीछे 2 नए सैनिक कानाफूसी कर रहे थे कि परीक्षा के लोग आ गए हैं और कई सुंदरियां भी हैं। मैंने पूछा कि शेन इंस्ट्रक्टर कहाँ हैं और बताया गया कि मेडिकल रूम में है।
मैं अकेला ढूंढने निकला। कौन सा कमरा है, बारी बारी से देख लेता हूँ। अगले पल चेहरा लाल हो गया। कुछ लड़कियां साथ नहा रही थीं। मैं चिल्लाया, बदमाश। सबने मिलकर चोर पकड़ो चिल्लाया। चेहरा ढककर भागने की कोशिश की, पर बच नहीं पाया। लड़कियां चिल्लाईं, ड्रैगन आर्मी की लड़कियों पर नजर डालता है। मैं समझाने ही लगा कि मुझे लात पड़ी और बांधकर बाहर निकाला गया। जो ड्रैगन आर्मी की लड़कियों को देखेगा उसका यही हाल होगा। मैंने सोचा, यहाँ की लड़कियां कितनी खतरनाक हैं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तभी ली यिरेन चाकू लेकर आई और बोली, इसकी बुरी नजर की सजा दूंगी। चाकू नीचे आने ही वाला था कि शेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं रो पड़ा, इंस्ट्रक्टर बचा लो। शेन ने कहा कि वो शेंदू की मिनिस्टर हैं और मुझे छोड़ने का हुक्म दिया। लीरेन ने चाकू घुमाकर कहा, ड्रैगन आर्मी पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलता और इस चोर को सजा मिलेगी। मैं उछलकर शेन के पास गया। शेन ने कहा, पहले छोड़ो। ली यिरेन भड़की, आज मैं इसे जरूर काटूंगी। तभी लिन शानहे आए और बोले, बेटी ये नया आया है और ये मेरा जान पहचान वाला है, मेरी बात मान लो। मैंने मौका पाकर कहा, हाँ लिन भाई मेरे पुराने दोस्त हैं। लिन शानहे मेरी बढ़ती अकड़ पर मुस्कुराए। मैंने ली यिरेन से कहा, रिश्ते के हिसाब से मैं तुम्हारा अंकल हूँ और मैंने कुछ नहीं देखा, रस्सी खोल दो। लिन शानहे ने भी कहा कि बाद में भरपाई कर देंगे। ली यिरेन मजबूरन गुस्से में चली गई और शेन ने लिन शानहे का शुक्रिया अदा किया। लिन शानहे ने कहा, ये लड़का काबिल है, परीक्षा न निकले तो ड्रैगन आर्मी का दरवाजा खुला है। मैंने कहा, कौन कहता है नहीं निकलूंगा। ड्रैगन आर्मी देश की 4 बड़ी आर्मी में है। पीछे से तीनों दोस्त समझ गए कि मैं भी परीक्षा देने आया हूँ और लिन शानहे का दोस्त हूँ। सू चेंग ने कहा, देखना कैसे मारता हूँ इसे। नई परीक्षा शुरू हुई, 8 में से 3 चुने जाएंगे। सबको पता चला कि जिस लड़की का मजाक उड़ाया था वो बड़ी अफसर है। सू चेंग बोला, मेरे लिए ये सब कीड़े हैं, बस एक आदमी पर नजर रखनी है। शिया लीडर ने जोर से ऐलान किया, सब परीक्षार्थी आगे आओ। परीक्षा के 3 दौर हैं, शीर्ष 3 ही इन्फोर्सर बनेंगे। मैं खुश था कि शुरू हो रहा है। बाई युतांग और शांगुआन शुए दोनों ताकतवर हैं। पहला दौर, 1 घंटे में जंगल पार करके चोटी का लाल झंडा लाना है, नहीं तो दूसरे दौर से बाहर। जंगल में बारूदी सुरंगें हैं। शुरू होते ही सब भागे। मैं सबसे आगे जंगल में घुसा। सबसे छोटा रास्ता चुनने से आधा काम आसान हो जाता है, पर बाकी 7 भी वही रास्ता चुनेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये भीड़ मुझे पसंद है। उधर शिया लीडर हैरान थे कि 7 लोगों ने छोटा रास्ता चुना, अब मजा आएगा। शेन मन ही मन दुआ कर रही थी कि मुझे चोट न लगे। मैं पूरी रफ्तार से भाग रहा था, तभी पीछे से तीर आया। मैंने लुढ़क कर बचाया और जमीन पर उतरते ही हमलावर को पहचान लिया। आसमानी कदम से उसके पास पहुंचकर एक मुक्के में गिरा दिया। मुझ पर हमला करने की औकात तुझमें नहीं। आगे बाई युतांग और शांगुआन शुए जैसे नामी हैं। मैं बारूदी सुरंगों के पास पहुंच ही रहा था कि बाई युतांग पीछे से दौड़ा आया। तुम मुझसे आगे कैसे, किस्मत अच्छी है। मैंने कहा, पीछे पीछे मत चलो, कहीं मैं हवा छोड़ दूं तो तुम्हारे ही काम आए, तो तेरी मौत यही है। मैंने पाम स्ट्राइक चलाई और तभी पीछे से चाकू आया। धमाके के साथ मैंने कहा, कौन कमीना छुपकर वार करता है। सू चेंग मुस्कुरा रहा था, कीड़े नर्क में जा। उसने हथगोले की पिन खींच ली। ठीक है तो औसत कहना बनिया। उधर मंजिल पर 3 लोग इंतजार कर रहे थे। 10 मिनट बचे हैं, कोई क्यों नहीं आया। लिन शानहे ने कहा, मुकाबला कड़ा है। तभी कई धमाके हुए, लगता है कोई सुरंग पर पहुंचा। लिन शानहे ने कहा, ये सुरंग नहीं, हथगोले की आवाज है। शेन चिंतित हो गई, इतना बड़ा धमाका, कहीं मेरा शुआन तो नहीं। तभी एक आदमी दौड़ा आया और झंडा उठा लिया। पहला नंबर शांगुआन शुए रहा। शेन ने तारीफ की, इतनी कम उम्र में तियानवांग रियल्म। लिन शानहे मेरा इंतजार कर रहे थे। तभी 2 परछाइयां आईं, बाई युतांग और सू चेंग। दोनों झंडे लेकर पहुंचे। सू चेंग ने कहा, झंडा मिल गया, मुझसे पंगा लेने वाला अब मर चुका होगा। बाई युतांग सोचने लगा, ये बड़ा बेरहम है, इससे बचकर रहना होगा। शेन हैरान थी कि सू चेंग बाई युतांग के साथ आया। लिन शानहे को चिंता हुई, वो लड़का अब तक क्यों नहीं आया। शेन ने सोचा, मेरा शुआन इतना कमजोर नहीं कि सू चेंग उसे पीछे छोड़ दे। तभी मैं गुस्से में दौड़ता आया। सू चेंग निकल सामने, मरने को तैयार हो। सू चेंग डर गया, इतने पास का धमाका भी इसे नहीं मार पाया। बाई युतांग भी दंग था, उस धमाके से तो मैं भी नहीं बचता। ये लड़का जिंदा है, बस हल्की खरोच आई है। मैंने पाम स्ट्राइक चलाई, कमीने आज तुझे खत्म करता हूँ। हमला होते ही एक हाथ ने मुझे रोका। शिया लीडर चिल्लाए, रुको, परीक्षा में मारना मना है। पर मेरा वार सू चेंग को छू गया और वो दंग रह गया। ये लड़का कमांडर को भी हिला सकता है। शिया लीडर ने कहा, क्या तुम परीक्षा से बाहर होना चाहते हो। मैंने बाई युतांग की तरफ उंगली उठाकर कहा, इस कमीने ने हथगोले से मुझे मारना चाहा। बाई युतांग को पसीना आ गया और वो कहने लगा कि समझ नहीं आया। शेन ने गुस्से से कहा, शिया लीडर पूरी जांच करो, गड़बड़ मिली तो बाहर करो। मेरे आदमी को छूने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर उसने मुझे लेकर चल दी और कहा, बदला लेना चाहते हो तो मेरा साथ है। गुआंगलिंग का सू परिवार क्या चीज है, जो होगा मैं संभाल लूंगी। तभी लिन शानहे ने मुझे बुलाया और मैं सोचने लगा कि क्यों। उधर ली यिरेन छुपी हुई थी, उसने चाकू से हमला किया और मैं चीखा, ये औरत पागल है। ली यिरेन बोली, आज तुझे काट कर रहूंगी। मैं बचकर भागा और पत्थर की दीवार पर चाकू लगा। उसकी ताकत तियानवांग रियल्म की है और काफी ऊंचे स्तर की। उसे भी हैरानी हुई
कि मैंने उसका पूरा वार बचा लिया। उसने फिर हमला किया और मैंने अपनी जगह बचाते हुए कहा, हमेशा मेरी ही फिक्र क्यों? अंकल से ऐसी बात आसमान बिजली गिराएगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और चाकू गिरा दिया और वो ठोड़ी के बल गिरी, पर फिर भी चिल्लाई, छोड़ मुझे। मैंने कहा, क्या मुझे नर्म समझ रही हो? और उसके पिछवाड़े पर थप्पड़ मारा। वो और भड़की। मैंने कहा, नहीं मानी तो और पड़ेगा, अंकल आज तुझे सबक सिखाएगा। और फिर थप्पड़ मारा। वो दर्द सहती रही पर बोली, नहीं मानूंगी। मैंने फिर हाथ उठाया तो अचानक उसकी आंखें भर आईं। मुझे आज तक किसी ने नहीं मारा और तुमने 2 बार मारा। मैं घबरा गया। रो मत, चाहो तो मल दूं। उधरली कमांडर दांत पीस रहे थे। मेरी बेटी ड्रैगन आर्मी की शेरनी है। उस बदमाश ने उसके पिछवाड़े पर हाथ डाला। लिन शानहे ने कहा, कमांडर गुस्सा मत करो, वो लड़का मुंह का बुरा है पर दिल का नहीं, और बेटी से जमता भी है। कमांडर ने कहा। मैंने जानबूझकर दोनों को मिलाया, ये देखने के लिए कि चोट से ठीक हुआ या नहीं। लगता है ताकत ही नहीं, ठीक होने की रफ्तार भी कमाल है। लौटकर देखा तो शेन सामान बांध रही थी। शेंदू में काम आ गया है। मैंने झट से उनका कार्ड उठाया और नाम देखा। नाम देखते ही मैं वहीं जम गया। शेन ने झट से मेरा मुंह दबाया। काम अचानक आ जाते हैं। क्या मुझे छोड़ने का मन नहीं? मैंने हंसकर कहा, आपके बिना कैसे रहूंगा? शेन ने मेरा कंधा थपथपाया। शिया लीडर को बता दिया है, आगे वो संभालेंगे, वक्त कम है, जाना ही पड़ेगा। बोली, बदमाश, जाने के बाद मुझे याद करोगे? मैंने जोर से सिर हिलाया, बिल्कुल। शेन ने मेरे माथे पर चूमा। बातें मीठी हैं, याद आए तो शेंदू आना, मैं खुद नहीं आऊंगी। मैंने चिल्लाकर कहा, 7वीं मास्टर। शेन चौंकी। इतनी जल्दी पहचान गया, बदमाश समझदार है। मैंने वादा किया कि शेंदू जरूर आऊंगा। शेन की आंखें भर आईं और बोली, तो ठीक है, शेंदू में मिलेंगे। मैंने देखा कि उसने मना नहीं किया तो समझ गया कि सच में मेरी 7वीं मास्टर है, और मैं अपनी ही मास्टर से मजाक करता रहा। अगले दिन की परीक्षा देखकर सब हैरान थे। बस एक लोहे की रस्सी, क्या इस पर चलना है? मुझे लगा कि दूसरा दौर कितना मुश्किल होगा, बस इतना। तभी शिया लीडर ने मुझे बुलाया। कहा कि कल सू चेंग ने नियम तोड़ा, सिद्धांत पर उसे बाहर होना था, पर शेन मिनिस्टर ने उसे रहने दिया। तुम मैच में उसे खत्म कर सकते हो। सू परिवार को मैं संभाल लूंगा। मैं समझ गया। शिया लीडर ने ऐलान किया, दूसरा दौर भी नॉकआउट है, 6 लोग जोड़ी बनाएंगे। रस्सी के दोनों सिरों से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। जो जीतेगा वो पूरा रास्ता पार करेगा। बाई युतांग बोला, पहला नंबर मेरा ही होगा। शांगुआन शुए सोच रही थी कि उससे टकराने पर कितनी जीत होगी। मुझे भी पता था कि ये दोनों सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला मैच बाई युतांग और लियू यू का था। दोनों रस्सी पर चढ़े और बाई युतांग ने कहा, मुझसे मिलना तेरी बदकिस्मती है। लियू यू चिल्लाया, बकवास बंद, लड़। बाई युतांग ने एक लात में उसकी पिंडली पर मारा और लियू यू चीखता हुआ नीचे गिर गया। कितना कमजोर है। अगला मैच शांगुआन शुए और झोउ फेंग का था। मैंने सोचा, कुल 6 हैं तो बचा मैं और सू चेंग। तेरी किस्मत खराब है, आसमान ने मुझे मौका दिया है। शांगुआन शुए ने भी एक ही वार में जीत ली। मैं रस्सी पर कूदा और बोला, कमीने, जल्दी आ, तुझे मारने का इंतजार नहीं हो रहा। सू चेंग धीरे धीरे चढ़ा। सामने से लड़ना बेकार है। वो सोच रहा था कि जल्दी हार मान लूंगा और कैंप से निकलते ही उसकी जगह ले लूंगा। मैं पूरी रफ्तार से झपटा। अब कहाँ भागेगा? सू चेंग डरकर हार मानने लगा, पर मैंने मुक्का मारकर गिरा दिया। क्या कहा? सुना नहीं? उसने रस्सी पकड़कर चिल्लाया, मैं हार मान रहा हूँ। मैंने उसके हाथ पर पैर रखा और कहा, हवा तेज है, सुनाई नहीं दे रहा। फिर मुक्का उठाकर झुका। वो चीखा, मैं हार मानता हूँ। अब सबने सुन लिया, तुझे मारा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। सब उस पर हंस रहे थे। सू परिवार का वारिस कितना कायर है। मैंने उसे अभी के लिए छोड़ दिया, पर चेताया कि मौका मिलते ही काम तमाम कर दूंगा। सू चेंग मन ही मन गुस्से में जल रहा था। दूसरे दौर के बाद मैं, शांगुआन शुए और बाई युतांग तीनों चुने गए। जियांगझोउ के नए इन्फोर्सर्स बने, पर तीसरे दौर में हम में से एक को कप्तान बनना था। बाई युतांग बोला, पहला मैं ही रहूंगा। शांगुआन शुए भी उस लड़के से टकराना चाहती थी। तीसरे दौर में भी लकी ड्रॉ होता है, 2 जीतने वाला पहला। सब उत्साहित थे कि 2 तियानवांग रियल्म के दिग्गज भिड़ेंगे, और मुझे सिर्फ सजावट समझ रहे थे। पहला मैच मेरा और बाई युतांग का था। कल मुझे मारना चाहता था ना, अब मौका है, आजा। सब हैरान थे कि मैं तियानवांग रियल्म के बाई युतांग को ललकार रहा हूँ। उसने पूरी ताकत से लात मारी, जो मैंने एक हाथ से रोक ली, और झटका सबको लगा। उस लड़के ने बाई युतांग का पूरा वार रोक लिया। बाई युतांग गुस्से में ताकत को आकार देने लगा, पर मैंने उसे भी काबू कर लिया। बाई युतांग खुद पर शक करने लगा, ये कैसे मुमकिन है। मेरी पाम स्ट्राइक का जवाब देते ही वो दूर जा गिरा। मैंने सोचा, नजर धोखा खा गई, असली चैंपियन तो मैं हूँ। 2 चालों में तियानवांग रियल्म को हराया। शांगुआन शुए ने कहा, तुम ताकतवर हो, पर पहला नंबर मैं चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम उन दोनों से अच्छी हो, पूरी ताकत से आओ, मैं औरतों से नरमी रखता हूँ। शांगुआन शुए ने पूरी ताकत से हमला किया। मैंने उसकी तलवार की कला की तारीफ की और जोरदार पलटवार किया। वो नीचे गिर गई। शिया लीडर चौंके, इसने 2 तियानवांग रियल्म को आसानी से हरा दिया। रुको, शांगुआन शुए हारी नहीं, उसने तलवार में जाल छिपाया था। 3 उड़ती तलवारें मुझ पर आईं और सब दंग रह गए। इसने नंगे शरीर से तलवारें तोड़ दी। वो तो तियानवांग रियल्म की ताकत थी। शांगुआन शुए ने हार मान ली। शिया लीडर बोले, इसीलिए शेन मिनिस्टर ने इसे चुना। कमाल है। 3 दौर के बाद मुझे 1 साल के लिए टीम का कप्तान बनाया गया और बैच दिया गया। अब देशद्रोही और अपराधी को सजा देने का हक मेरे पास है। जियांगझोउ की हर चीज अब मेरे हुक्म से चलेगी। इस बैच से मैं अपनी मास्टरों की बेहतर हिफाजत कर सकूंगा।
पर पीछे शेरनियों का गुस्सा मैंने नहीं देखा। वो चिल्लाई, मिलकर उस बदमाश को पकड़ो। मैं चीखा, ये औरतें फिर क्यों आईं, और भागा। ऊपर कमांडर और जनरल उदास थे। कमांडर ने कहा, मेरी इज्जत पर ये मुझे छोड़ेंगे। लिन शानहे को हुक्म दिया कि कियांगझोउ में मुझ पर नजर रखें और मौका मिलते ही पकड़ लें। मैं भागकर कैंप से निकला। अब कैंप से बाहर हूँ, देखो क्या करती हो। तभी कुछ तीर मुझ पर आए और मैं बचकर रुका। सू चेंग अकड़ता हुआ सामने आया। कहा था तुझे टुकड़ों में काटूंगा, अब मौत का सामना कर। मैंने बंधन तोड़कर कहा, मैं भी तुझे मारना चाहता था, खुद आ गया तो वक्त बच गया। सू चेंग ने बूढ़े को हुक्म दिया, इसे मारो। मैंने कहा, तियानवांग रियल्म का होकर मुझसे टकराता है, जिंदगी से ऊब गया है। बूढ़े ने तलवार चलाई, जो मैंने एक ही वार में काट दी और उसके सीने पर वार किया। बूढ़े को तब समझ आया कि मेरी ताकत उससे कहीं ऊपर है। उसने सू चेंग को भागने को कहा। सू चेंग भागा, पर मैंने आसमानी कदम से उसे रोक लिया। ये पहाड़ सुंदर है, तेरी कब्र के लिए सही। मैंने उसकी नाक पर मुक्का मारा और वो पिता को फोन लगाने लगा, बचाओ, चेन शुआन मुझे मार रहा है। मैंने कहा, आसमान से उतर आए तो भी तुझे नहीं बचा सकता। पिछली बार वाले ने 10 करोड़ भरा था। मैंने तलवार उठाई और डर से कांपता वो गिड़गिड़ाया, अब कभी तंग नहीं करूंगा, छोड़ दो। मैंने कहा, जाकर यमराज से माफी मांग, और एक वार में सिर उड़ा दिया। इस दुनिया से सू चेंग का नाम मिट गया। उधर उसका पिता सू बिंगतियान दांत पीस रहा था। लोकेशन ढूंढो, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसे टुकड़ों में काट दूंगा। थोड़ी देर में सू परिवार ने पूरा गुआंगलिंग घेर लिया और हत्यारे की तलाश शुरू की। मुझे पता नहीं था कि सू परिवार की इतनी ताकत है। तभी मुझे पता चला कि सू परिवार आज रात सभा कर रहा है, जिसमें गुआंगलिंग के सब बड़े लोग बुलाए गए हैं। मैंने सोचा सबको एक साथ निपटा लूंगा। तभी एक खूबसूरत औरत मेरे पास से गुजरी और उसकी उड़ती साड़ी ने मेरा गिलास गिरा दिया। उसने चिल्लाकर कहा, कमीने, देख क्या किया, लाखों की साड़ी खराब कर दी, पैसे दे वरना आज नहीं बचेगा। और तांग कुई को बुलाकर मुझे पीटने को कहा। तांग कुई ने बिना सोचे कहा, मेरी औरत से पंगा, दिल में शेर है क्या। उसे पता नहीं था कि मैं वो इंसान हूँ जिससे वो पंगा नहीं ले सकता। मैंने शांत होकर कहा, अभी झगड़ा नहीं चाहिए, काम करने दो। तांग परिवार मेरी नजर में कुछ नहीं। तभी सभा का नायक आया, सब चौंके। सू बिंगतियान खुद आया, कितना गुस्सा है। तांग कुई जानता था कि सू परिवार से वो भी नहीं लड़ सकता, तो बोला, सभा के बाद तुझे देख लूंगा। मंच पर सू बिंगतियान गुस्से में था। बोला, मेरे बेटे का हत्यारा जो भी हो, उसे टुकड़ों में काट दूंगा। हत्यारे की तस्वीर सबके फोन पर है और पूरे शहर में उसकी खबर फैला दी है। तभी भीड़ से मेरी आवाज आई, इतनी मेहनत क्यों, हत्यारा खुद आ गया है। सब चौंके, ये तो तस्वीर वाला हत्यारा ही है। सू बिंगतियान मेज पटक कर चिल्लाया, कमीने, तूने मेरे बेटे को मारा। मैंने शांत स्वर में कहा, जंगल में जिस बेकार को मारा वो तुम्हारा बेटा था तो हाँ। सू बिंगतियान पागल हो गया और अपनी तलवार निकाली, जिसके बारे में कहते हैं कि गुआंगमिंग नदी को चीर देती है। मन चटक गया और वो चिल्लाया, मर। पर मैंने पाम स्ट्राइक से उसका वार बेअसर कर दिया। सबको लगा मैं मर जाऊंगा, पर मैं सू बिंगतियान से टक्कर ले रहा था। उसकी सबसे बड़ी चाल 3 तलवारें हैं। अभी उसने पूरी ताकत नहीं दिखाई। मेरी पाम स्ट्राइक से वो दबा हुआ था और पूरी ताकत लगाकर ही बच पाया। फिर गाली देता उठा, लगता है मुझे कम आका। उसने पूरी ताकत से वार किया और मैंने कहा, दम है पर कमजोर है, और पल भर में उसका वार काट दिया। सू बिंगतियान चौका, ये तो परछाई थी। अगले पल मैं उसके पीछे आ गया। बूढ़े, अब मेरा वार झेल। मैंने आसमानी उंगली चलाई और उसने घबराकर पलट वार किया। दोनों के वार टकराए और सू बिंगतियान हार गया। उसने चीखकर अपनी आखिरी चाल चलाई और सब डरकर भागे। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी जिसने गुआंगनिंग नदी काटी थी। मैंने कहा, बूढ़े, यही सबसे ताकतवर चाल है तो नर्क में जा। मैंने ताकत को धार बनाकर रोका और जोर लगाते ही चिंगारियां उड़ी। सू बिंगतियान के मुंह से खून निकला। ये कैसे मुमकिन। मैंने हंसकर कहा, गुआंगनिंग का बड़ा सू भी बस इतना ही। तांग कुई सहित सब डर गए। सू तो बड़ा बादशाह है और ये लड़का उससे ऊपर निकल गया। मैंने सू बिंगतियान से पूछा, अब भी मुझे मारना चाहते हो। वो डरकर बोला, नहीं, कभी नहीं। मैंने ठंडी नजर से कहा, पर तुमने कोशिश की थी और मेरा सिर चाहा था। सू बिंगतियान घुटनों पर गिर गया और सिर पटक कर माफी मांगी। मैंने सोचा, ये बूढ़ा झुकना जानता है, पर मन में बदला लेने की सोच रहा होगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं डरता नहीं। मैं डोंगलिंग का चेन मास्टर हूँ, अगली बार जान लेकर आना। सू बिंगतियान का पेट घूम गया। ये वही है जिसने वू मुबाई के 300 सैनिक और सन वुजी को मारा। तांग कुई पछता रहा था कि मैंने उससे पंगा लिया। मैंने हाथ जोड़कर उसका कंधा दबाया और कहा, झुका है तो जान बख्शता हूँ, अगली बार तो सू परिवार खत्म कर दूंगा। अभी तांग परिवार ने मुझे मारने की सोची, समझे ना क्या करना है। सू बिंगतियान बोला, चेन मास्टर की मर्जी से तांग परिवार खत्म। तांग कुई की बोलती बंद हो गई। मैंने कहा, अच्छा, वादा निभाना। अब सब काम निपट गया, घर लौटने का वक्त है। पता नहीं 9वीं मास्टर ने मुझे याद किया या नहीं। बूढ़े चेन बेमांग ने दौड़कर स्वागत किया। मास्टर आ गए, बताओ, बाहर किसी लड़की से तो नहीं उलझे। एक अनजान औरत आई है और बड़ी मालकिन नाराज है। मैंने दरवाजा खोलकर कहा, कौन अनजान औरत, जरूर धोखा है। अंदर हुआंगफू लुओली खुशी से बोली, पति आ गए, और खुशी से दौड़कर मुझसे लिपट गई। मैं उसकी बाहों में समा गया। पति, आखिर पकड़ ही लिया। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना।